यस, चलो लेट्स स्टार्ट। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। आइए आगे बढ़ते हैं। कल हमने मैथमेटिक्स 2 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने इंश्योरेंस वाला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एम आई करेक्ट? यस। तो इंश्योरेंस में आपको अगर कोई और दिक्कत हो या फर्स्ट चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज या डिस्काउंट में आपको घर जाने के बाद कुछ रिवाइज करके दिक्कत आई हो तो प्लीज पूछो, लेकिन फास्ट। हाँ, इंश्योरेंस और एन्यूटी या फिर कमीशन ब्रोकरेज। एन्यूटी तो अभी हम देख रहे हैं, उससे पहले आपको इंश्योरेंस या फर्स्ट चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट कहीं पे कोई दिक्कत है तो जल्दी पूछो। नहीं, आइए फिर चलते हैं एन्यूटी पर। तो एन्यूटी ऑब्वियसली क्या है, तो एक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट विद इक्वल टाइम गैप एंड इक्वल अमाउंट इज व्हाट एन्यूटी इज। करेक्ट है। पर सर एन्यूटी समझने से पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू समझना पड़ता है। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू यानी आज के पैसे की कीमत, आज उस पैसे की कीमत क्या है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी मनी। एंड व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू इज ऑब्वियसली कि आज जो पैसे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कुछ समय के बाद कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली बाय एडिंग इंटरेस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होना। बेसिक फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू एन। ये भी आपने याद रखना है। ये सिंगल कैश फ्लो के लिए होता है, लिखवा के आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सिंगल कैश फ्लो अगर रहा तो सिंगल कैश फ्लो के केस में प्रेजेंट वैल्यू को 1 प्लस आई रेज टू एन से मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट प्रेजेंट वैल्यू। करेक्ट। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, कौन सा इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फर्क भी आपको हमने समझाया था। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या? तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पर जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जब मिलते रहेगा उसे हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। करेक्ट है? यस। तो आइए फिर एन्यूटी की बात करते हैं डायरेक्टली। तो अगर आपको सिंगल कैश फ्लो के बारे में कभी कुछ पूछ ले कि इतने पैसे मैंने आज रख दिए बस, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इतने पीरियड के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपके पैसे टोटल कितने हो जाएंगे, तो वो आप ये फॉर्मूला से ढूंढ सकते हो। करेक्ट है। बट सर हमको क्वेश्चन इसके नहीं पूछे जाते, हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम सीरीज ऑफ पेमेंट कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूसली एक अमाउंट पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एन्यूटी। अब एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू और एन्यूटी की फ्यूचर वैल्यू, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमको इन पर ही आएगा ज्यादातर। पर पहले उससे एन्यूटी के दो टाइप्स होते हैं। वन इज एन्यूटी रेगुलर और इमीडिएट, अनदर इज एन्यूटी ड्यू। याद है आपको दोनों टाइप के मतलब? सर एन्यूटी रेगुलर और एन्यूटी इमीडिएट ऐसी एन्यूटी होती है कि जिसका पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड होता है। तो अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं हर महीने का आपको 1,000 रुपये देना शुरू करूंगा, तो इस महीने के एंड से, यानी आज से जो महीना एंड होगा, आज से जो महीना एंड होगा यानी 31 जनवरी नहीं, आज से एक महीने बाद मैं वो पहला पेमेंट करूंगा और फिर उसी टाइम गैप से मैं एक एक पेमेंट और करते जाऊंगा। उसे कहेंगे हम एन्युटी रेगुलर और एन्युटी इमीडिएट। बट एन्युटी ड्यू यानी क्या? तो सर मैं अभी कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपको 1,000 रुपये हर महीने का दूंगा और पहला 1,000 ये लो, अब इसी से आज से ठीक एक महीने बाद आना और 1,000 लेके जाना, तो वो हो गया एन्युटी ड्यू। यानी पेमेंट और रिसीट विल स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दैट इज एन्युटी ड्यू। फॉर्मूला चेंज हो जाता है ऑब्वियसली, बाकी और कुछ आपको इतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे है नहीं, बस इतना ही फर्क है कि ये एंड ऑफ द पीरियड से होता है और ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से होता है, तो इसमें एक इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। समझ गए ना? यस। तो उस हिसाब से फॉर्मूला हमने चेंज कर देना बस। तो फॉर्मूला दोनों के अब क्या है वो भी देख ले। तो सर रेगुलर या इमीडिएट एन्युटी है और उसमें हमें फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है या फिर प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है ना। व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर? सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का पहले तो मतलब समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ रहेगा कि ये ढूंढो, तो समझना पड़ेगा कि वहां पर क्या पूछा है ढूंढने के लिए। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर मतलब आप कुछ एक सीरीज ऑफ पेमेंट कर रहे हो या रिसीट कर रहे हो, जो भी है, तो इतने समय के बाद यही पेमेंट कर करके कितने पैसे वो टोटल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं कहता हूँ आपसे कि मैं एक कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लान में 10,000 रुपये हर महीने के इन्वेस्ट करूंगा,
वो भी कब से शुरू करूंगा, तो इस महीने के एंड से शुरू करूंगा, और मैं ये पेमेंट करते जाऊंगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स। तो बताओ मेरे ये पैसे टोटल कितने हो जाएंगे? तो सर 10-10 हज़ार आपने 12 बार भर दिए, हो गए 1,20,000 बस। नहीं, तो ये अगर मैं विदाउट इंटरेस्ट पैसे रख रहा हूँ तो ऐसा होगा, मेरे को तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मैन्युअली कैलकुलेशन नहीं करते आएगा, इसीलिए हमने बना दिया क्या, फॉर्मूला। अब बताओ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू सी इंटू सी, यानी क्या, एन्युटी 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आई, करेक्ट है? यस। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आई, करेक्ट है? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर अगर हमें ढूंढना है, अब इसका मतलब क्या, पहले तो मुझे हर महीने के आखिर में 10-10 हज़ार रुपये चाहिए। तो आज मैं टोटल कितने पैसे कोई तो पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसी एक बैंक में रख दूं, जिससे कि मुझे हर महीने के एंड में 10-10 हज़ार रुपये मिलते रहेगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कोई एक ओल्ड एज पर्सन है, वो मेरे पास आया और बोले कि यार मेरे को है ना हर महीने के एंड में 20 हज़ार रुपये मिलता रहना चाहिए या 10 हज़ार मिलते रहना चाहिए, तो उसके लिए आज कितने पैसे मैं इन्वेस्ट कर दूं टोटल, तो मुझे क्या निकाल के देना पड़ेगा उन्हें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। वो बोलते कि नहीं, मैं आज पैसे भरूंगा और आज ही पहले पैसे निकाल लूंगा और फिर हर महीने के एंड में 10-10 हज़ार निकालते जाऊंगा, पहला आज निकाल लूंगा और फिर एक महीने बाद वापस 10 हज़ार, फिर एक महीने बाद वापस 10 हज़ार। तो मैं उनसे कहूंगा कि अच्छा आपको कितना पैसा रखना है ये ढूंढना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालना पड़ेगा। तो वो जो एन्युटी है 10 हज़ार 10 हज़ार 10 हज़ार हर महीने की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यहाँ पर हो गया ऑब्वियसली कि आपको 10-10 हज़ार रुपए मिले, उसका इक्विवेलेंट आज कितना, तो उतने पैसे रख दो, उस पर ब्याज जुड़ते जाएगा, आप 10 हज़ार निकालते जाओ, ब्याज जुड़ते जाएगा, 10 हज़ार निकालते जाओ, ब्याज जुड़ते जाएगा, 10 हज़ार निकालते जाओ, ऐसे करते जाओ, जितना पीरियड आपने बोला था उतने पीरियड के लिए बराबर आपको 10-10 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे, और आखिरी 10 हज़ार रुपये जब आप निकालोगे बराबर वहाँ पैसे खत्म हो जाएंगे। ये फॉर्मूला का कमाल है। तो अब मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ऑलरेडी ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पहले भी समझाया हुआ है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए। तो फॉर्मूला इसका बन जाता है क्या, सी, अच्छा ये लिखते वक्त आपके 12th में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना, मैंने जो लिखा था वो फाउंडेशन के हिसाब से लिखा था, आपको याद है, फाउंडेशन में हम a इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन अपॉन माइनस 1 अपॉन आई लिखते हैं, तो वैसा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जैसे 12th में लिखते हैं वैसे लिखता हूँ। तो c अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन, ये बन गया आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, c अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। सर ये हमारे लिए हिंट है, जब रेज टू माइनस एन दिया हो क्वेश्चन में, उसका वैल्यू दिया होगा हमेशा आपको, तो ऑब्वियसली आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ऐसे फालतू बना नहीं करना चाहिए, वैसे तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आना चाहिए, करेक्ट। अगर बात करें एन्युटी ड्यू की, अब तो एन्युटी ड्यू के केस में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कैसे आएगा, सिंपल है, सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। सर आपने तो वही फॉर्मूला लिख दिया, तो बस इसमें 1 प्लस आई से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड बन गया आपका एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। सिमिलरली c अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन, एंड बन गए आपके चारों फॉर्मूलाज। बट इसके अलावा आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच के रिलेशन के भी फॉर्मूलाज हमने दिए थे, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू आई अपॉन सी, या एन्युटी ड्यू और इमीडिएट के केस में होता है, एंड 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू आई अपॉन सी इंटू 1 प्लस आई, ये होता है एन्युटी ड्यू के केस में। आ रही क्या बात समझ में? हाँ, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए, नहीं रे, देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा है, हाँ ए माइनस पी बराबर। तो 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी, एंड 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी इंटू 1 प्लस आई, बराबर है, यस। ये आपके और दो स्पेशल फॉर्मूलाज है, ये कब यूज करने हैं, जब आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों दिए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, बोलते हैं एन्युटी के अमाउंट बताओ, या कभी आपको बोल देंगे एन्युटी इतना है, फ्यूचर वैल्यू इतना है, प्रेजेंट वैल्यू इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो ये जब भी आपको ऐसे चारों चीजों में से कोई 3 या 2 चीज देकर के आपको कुछ और पूछ लेंगे, तो आपको तब ये फॉर्मूला यूज करना याद रखना है, क्योंकि आप वहां पर अगर ये फॉर्मूलाज यूज करने लग गए तो फिर नानी की नानी की नानी की नानी याद आ जाएगी, लेकिन वो आपको वैल्यू मिलेगी नहीं, मुश्किल हो जाएगा वो, समझ गए?
प्लीज याद रखिए इस बात को। चलो ग्रेट, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद है सबको पक्का? बोलो एक साथ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू present value of annuity regular is equal to future value of annuity due or immediate is equal to very good, and present value of annuity due करेक्ट। और रिलेशन के फॉर्मूलाज आपको ऑब्वियसली याद होंगे, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। आइए कुछ एग्जांपल इस पर देख लें। तो ये देखो, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 years if an amount of ₹12,000 is invested at the end of every half year at 12% per annum compounded half yearly। तो ये क्वेश्चन आते से ही एक दिमाग में आपके बात डालनी और जरूरी, क्या इन सारे फॉर्मूलाज में आपको ये जो आई और एन है ये स्पेशल है। अब इसमें क्या करना है ध्यान से देख ले। सर आई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डेसिमल में लिखना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स, तो ये आई बन जाएगा आपका, बराबर है। और एन, एन तो सर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, बराबर है, यस। बट दैट इज नॉट ओनली द केस, क्योंकि इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग एनुअली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, सर क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं? हाँ, क्या आपको ये समझ में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग ऑफ ऑल दीज डिफरेंट पीरियड्स? यस सर, सर इससे काफी फर्क पड़ जाता है। इंटरेस्ट ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा, इसमें सबसे कम मिलेगा, बराबर ना? नहीं सर, आप एग्जैक्टली उल्टा बोल रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा और इसमें सबसे कम मिलेगा, करेक्ट है। तो इसकी वजह से आपको फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा। तो आई और एन को चेंज करके आपका सारा काम बराबर हो जाता है। तो सर आई और एन को कैसे चेंज करेंगे? तो आई को चेंज करोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन 1 year। एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड्स है? तो अगर एनुअली है तो एक ही रहेगा, तो डिवाइड बाय 1, और इधर इनटू करना है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन 1 year। तो सर डिवाइड बाय 1 और इधर इंटू 1, मतलब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। लेकिन अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली रहा तो बताओ फिर क्या होगा? सर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली रहा तो डिवाइड बाय 2 एंड इधर इंटू 2, करेक्ट है, यस। कंपाउंडिंग क्वार्टरली रहा तो डिवाइड बाय 4 एंड इंटू 4। कंपाउंडिंग मंथली रहा तो डिवाइड बाय 12 एंड इंटू 12। कंपाउंडिंग डेली रहा तो डिवाइड बाय 365 एंड इंटू 365। ऐसे आपको आई और एन को बस चेंज कर देना है। आई और एन को चेंज कर देने से होगा ये कि आपका जो इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग ज्यादा होना है उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट बराबर कैलकुलेट हो जाएगा, याद रहेगा, दैट्स इट। तो ये आपका पूरा हो गया एन्युटी के रिलेटेड फॉर्मूलाज और एन्युटी के रिलेटेड जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताना था। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 years। बोलो क्या ढूंढना है सबसे पहले? तो यहाँ पे तो पहले ये देखो आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है कि फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है। फिर ये देखो कि आपको एन्युटी ड्यू का ढूंढना है कि एन्युटी रेगुलर और इमीडिएट का ढूंढना है। सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो कौन सी एन्युटी मानना? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा एन्युटी इमीडिएट यानी एन्युटी रेगुलर मानना, पहली वाली, ऐसा बोलते तो आपको याद रहेगा, पहली वाली मानना, ठीक है ना, दूसरी वाली नहीं मानना, बराबर प्रेम? यस। तो आपको एन्युटी ड्यू मानना है, सॉरी एन्युटी इमीडिएट मानना है जब भी कुछ नहीं दिया हो, और जब दिया है तो समझ के आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ बोलो क्या बोला है? सर फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है आफ्टर 2 years इफ एन अमाउंट ऑफ ₹12,000। तो ये कौन सी अमाउंट हो गई? एन्युटी, तो ये सी हो गया। इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। हर 6 महीने बाद आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कंपाउंडिंग कैसी हो गई? सेमी एनुअली। कंपाउंडिंग कैसी हो गई? सेमी एनुअली एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वो तो उन्होंने भी लिख के दे दिया है, बाकी इसको देखकर भी आप समझ ही जाओगे। तो बोलो यहाँ पर आय क्या कर देंगे हम? 0.12, क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड आते हैं? 2। नहीं सर यहाँ पे 2 साल है। अरे बाबा वो 2 साल हो, 6 साल हो, 50 साल हो,
हमें वो कितने पीरियड के लिए ये फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है वो अलग चीज। ये जो मैं आपको डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूँ ये कन्वर्जन पीरियड 1 साल का ही लेना है। ओके सर ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आ गया 0.06। अब यहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे, 2 0 0, 2 6 12, बस बच गए 12। सर ये गलती यहाँ होना थोड़ा कम पॉसिबल है 12th में, क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसको देख के तो भी आपको कम से कम समझ में आ जाएगा कि मैंने सही लिखा कि गलत। अच्छा वो भी नहीं समझ में आता तो फिर तो आपको महाकुंभ में जाना और वो भीड़ में मर जाना, बराबर है ना? यस, क्या भीड़ थी वहां जबरदस्त। तो आए 0.06। हाँ फाउंडेशन में ये गलती करोगे तो फिर तो 12 बज जाएगी आपकी, क्योंकि वहां कैलकुलेटर पे आपको वैल्यू निकालना होता है ये वाला। करेक्ट। और बताओ एन को क्या करना है? सर वो 2 इयर्स है, उसको इंटू 2 करेंगे तो विल गेट हाउ मच? 4। आया समझ में? पक्का? बस हो गया काम। मेरी बात समझ में आई कह रहे? तुम दोनों पीछे जाके बैठो, जाओ जल्दी। हाँ पीछे जाके कुछ भी करो, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। अरे सच्ची बोल रहा मैं, मजाक नहीं कर रहा। उठो जल्दी, नहीं उठो जल्दी। एक, दो, ढाई, 3 को 10 कम। तुम दोनों आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तुम दोनों उधर बैठ जाओ, उधर ऐसे कोने में बैठो, तो कुछ भी करो उधर, मस्त मजे करो। तुमको बात करते देख मैं डिस्टर्ब हो जाता, इसके लिए उधर बैठो मस्त, तुम बातें करो, पढ़ाई की बातें करो, सब बातें करो, कोई टेंशन नहीं। चलो आइए इधर ध्यान देंगे। क्या आपको ये आई और एन क्लियर हो गया? बोलो ना हाँ या ना। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें ना? तो मेरे को अब बस ये फॉर्मूला बता दो कौन सा लगेगा यहाँ। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। बोला नहीं कौन सी एन्युटी है, तो एन्युटी रेगुलर लगेगा। हाँ बोलो फॉर्मूला। C अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, बराबर है? हाँ तो वैल्यूज पुट करो। 12,000 अपॉन 0.06 इंटू 1.06 रेज टू 4 माइनस 1। बस अब ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो बताओ ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है तो ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे और फिर ये डिवीजन कर देंगे। 2 ज़ा 0 0 0 0 0, 2 लाख इंटू इसकी वैल्यू आपको दी है 1.2625, इसमें से 1 माइनस करो तो 0.2625 इंटू 2 लाख करो, आ गया आपका। समझा? ये बहुत आसान है बच्चों। हाँ अगर आप में से कोई महानुभाव ऐसे होंगे जिन्होंने इसे ही ऑप्शन में डाल दिया तो मतलब आपसे बड़े बेवकूफ़ तो कोई नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इजी है। सब कुछ दिया होता है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं। अब आप तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हो, मैं रैंडमली एक आध दो क्वेश्चन और करवा के आगे बढ़ रहा हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो फटाक से हाथ ऊपर करो। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछना है तो फटाक से हाथ ऊपर करो। इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या एन्युटी से रिलेटेड हो। तो मैन बोरोड, हाँ बोलो। एक्टिविटी नंबर 1। चलो पहले एक्टिविटी नंबर 1 कर देते, फिर सवाल आया है तो सवाल का पहले हम काम करते हैं। तो प्रॉपर्टी वैल्यू 1 लाख, पॉलिसी वैल्यू 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू यानी 70,000। यहाँ 10% था तुम्हारे इसमें, तो मतलब गलत था क्वेश्चन। चलो हो गया उनका प्रॉब्लम सॉल्व, बढ़िया। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यही हमारी आशा है। तो आइए एक क्वेश्चन मैं अपने मन से करवा दे रहा हूँ। A person purchases a television by paying rupees 20,000 in cash and promising to pay rupees 1,000 at the end of every month for the next 2 years. If money is worth 12% per annum converted monthly, find the cash price of the television. Given value is this. Okay, let's understand the question first. Question समझ जाओगे तो फिर कुछ नहीं लगेगा। तो person purchases a television by paying 20,000 in cash. तो 20,000 का टीवी हो गया क्या? नहीं। फिर सर 20,000 के टीवी की कीमत क्यों पूछते फिर? तो 20,000 का टीवी नहीं है, 20,000 सिर्फ उसके पास अभी थे तो वो उसने दे दी। एंड प्रॉमिसिंग टू पे रुपीज 1,000 एट द एंड, मतलब एन्युटी, एन्युटी रेगुलर। कौन बोला ड्यू? कोई तो बच्चा ड्यू बोला, तो ऑब्वियसली एन्युटी रेगुलर।
बाय पेइंग ₹1000, तो ये हो गई आपकी एन्युटी की अमाउंट। हाँ, एन्युटी रेगुलर ये समझ गया, ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल तक ये पैसे में हर महीने 1,000 रुपए देते रहूंगा, अगले 2 साल तक। इफ मनी इज वर्थ 12% पर एनम, 12% प्रति एनम। सर नो कॉस्ट ईएमआई होगा सर? नहीं, नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप प्लीज ऐसा दिमाग में मत लाना, क्योंकि अगर नो कॉस्ट ईएमआई है तो फिर 1000 अगले 2 साल तक भरना है हर महीने, तो 24,000 देना है, 20,000 अभी दे दिया है, 44,000 टीवी की कीमत हो गई, बात खत्म। कैश प्राइस, कैश प्राइस का मतलब क्या होता है? कैश प्राइस का मतलब होता है कि अभी तुरंत पूरे पैसे देकर अगर टीवी खरीदते तो कितने में आता, बट आपके पास अभी पूरे देने के लिए पैसे थे नहीं, इसलिए आपने अभी दिए 20,000, तो बाकी जितने बचे उसको आपने 1,000 रुपए की 24 ईएमआई में कन्वर्ट करा लिया 12% पर एनम के ब्याज से। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना। तो सर वो ऑब्वियसली 1,000 रुपए जो मैं 24 महीनों में देने वाला हूँ, 24,000, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी, उतना आज दे देता तो टीवी घर लेके चल जाता और कुछ पैसा देना बाकी ना होता। समझ में आया? नहीं समझा तो ये देखो, यहां मैं टीवी खरीद रहा हूं, यहां मैंने 20,000 रोकड़ा दे दिया, क्या ये पूरी टीवी की कीमत है? नहीं। तो सर टीवी की कीमत कुछ और भी इसमें ऐड होना चाहिए था तो टीवी की कीमत आती, पर ये कितना है वो मालूम नहीं है। बट इसके लिए उन्होंने कुछ बात बता दी, क्या कि अगले 24 महीनों तक, अगले 24 महीनों तक हम 1,000 रुपए हर महीने का पे करते रहेंगे, तो बची हुई जो वैल्यू है टीवी की वो पे हो जाएगी। अब बताओ जो टीवी वाला है या जो भी फाइनेंस कंपनी है, क्या वो ऐसा करेगी कि अच्छा 44,000 का टीवी है, 20,000 आपने अभी दे दिए, बचे 24,000, हाँ आप दे देना, आप 24 महीने में 1,000? नहीं सर, सर वो ब्याज जोड़ेगी उसमें, बराबर है। सर ये नो कॉस्ट ईएमआई ये जुमला है, मैंने समझाया था आपको तब, ये पागल बनाने का काम है। ऑलरेडी चीज़ें महंगी कर दी गई है, इसमें वो ब्याज वगैरह इंटरेस्ट वगैरह सब ऑलरेडी एडेड है। कौन घर से पैसे भरेगा बताओ तो? मतलब आप 12 महीने में पैसे दोगे और हम पूरे पैसे अभी भर दें, इसमें कोई सेंस है? नहीं। तो वो चीज़ों में ऐड करके वो एक मॉडल बना दिया है वैसा, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई कि मुझे पैसा 12 महीने में देना है, जो कि एक साथ देना पड़ता था, पर एक साथ देना काफ़ी कम पड़ता था, अब जो एक साथ देता है उसे ज़्यादा देना पड़ता है, इसीलिए हर कोई 12 महीने में देता है। तो हर कोई वो फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब हर कोई ब्याज भर रहा है, जिसे भरने की ज़रूरत नहीं थी वो भी भर रहा है। तो वो कंपनी जो ये सर्विस दे रही है उसके तो माला माल हो गए ना, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस तो कंपनी को जा रही जो बना रहा है, तो ब्याज पहले कोई लोन लेता नहीं था जबरदस्ती का, अब हर कोई लोन ले रहा है और वो ब्याज भर ही रहा है, हर कोई, कोई भी नहीं छुटा उसमें से। जिसके पास पैसा है जो पे कर सकता है वो भी ईएमआई पे लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यार एक साथ भी दो तो भी उतने ही देने हैं, और 12 महीने में दो तो भी उतने ही दे, तो क्यों नुकसान करे खुद का, 12 महीने में देंगे। समझ गए? यस। तो इनडायरेक्टली ये काम हमारे पे हो गया है। तो अब नो कॉस्ट ईएमआई को बाजू में छोड़ो, इधर बात करो। तो सर 1,000 रुपए 24 महीने तक हम देने वाले 12% पर एनम के रेट से, तो ऑब्वियसली मैं ये 1,000 रुपीज पर एनम एट द रेट ऑफ 12% फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स का क्या निकालूंगा? प्रेजेंट वैल्यू। आज की कीमत कितनी है उसकी, डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोलते हैं उसको। तो उतना अगर आज एक साथ दे देता तो विषय खत्म, टीवी मेरा, पैसे वापस देने की जरूरत नहीं। तो बस क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। बताओ फॉर्मूला, C अपॉन I इंटू 1 माइनस 1 प्लस I रेज टू माइनस n, बराबर है? हाँ, तो C कितना? 1,000, I कितना? 0.12, 1 माइनस ये 1.12 रेज टू माइनस 24, 12% ही दिया है ना। अच्छा 12% पर एनम है, तो क्या हम बच्चों हर महीने पैसे भर रहे हैं? हाँ, मतलब कंपाउंडिंग कैसी हो गई? मंथली। तो क्या ये 0.01 हो जाएगा? हाँ, आप समझे ना। ये देखो 12% 0.12, ऑब्वियसली ये 12 महीने का आपको कन्वर्जन पीरियड है, क्योंकि आप पैसे कैसे भर रहे हो? हर महीने, तो आपका कन्वर्जन भी हर महीने होगा, तो आपका ऑब्वियसली आई और एन दोनों 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। तो सर ये 24 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 0.01। किया नहीं था क्या? क्या पता मैं। तो बताओ ये 1,0,0,0 ये 2 0 बढ़ा दिए इंटू 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.7875। यस, तो दिस इज 0.2125 समथिंग समथिंग, ठीक है ना।
कुछ बच्चे कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, नालायक है बच्चे। तो बताओ ये 5 जीरो तो 4 और 1 5, तो बताओ 21,250 रुपये। तो मतलब आपका पूरा जो टीवी था कैश प्राइस कितना उसका, 41,250। 41,250 में आप चाहते तो आज ही टीवी रोकड़ा खरीद लेते, पर आपने डिसाइड किया कि 20,000 अभी दोगे और बाकी बचे 21,250 आप ब्याज के साथ हजार रुपए हर महीने के अगले 24 महीने तक पे करके दोगे। तो टीवी की कीमत पूछी थी, ये प्रेजेंट वैल्यू आंसर नहीं है। टीवी आज कितने में आता, कैश प्राइस ऑफ टीवी इज 41,250। याद रहेगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है इसलिए मैंने करवा दिया। और कोई सवाल देख ले, ये देख ले। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ रुपीज 3,000 पर एनम मस्ट रन इन ऑर्डर दैट इट्स अमाउंट एक्सीड्स रुपीज 60,000 at 10% compounded annually. 1.1 raised to 11 is 2.8531. 1.1 raised to 12 is 3.1384. अब ध्यान देना इधर क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब बेसिकली मुझे ढूंढना है n बराबर, हाँ, फॉर विच एन एन्युटी ऑफ रुपीज 3,000, कितने की एन्युटी बोलो, पर एनम, for which an annuity of rupees 3,000 per annum must run in order that its amount exceeds rupees। तो पहली बात, एन्युटी की अमाउंट कितनी है 3,000। अच्छा, कितना आपका टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट है 60,000, उसको एक्सीड करना है ना आपको, तो 60,000 प्लस 1 रुपया भी आया तो भी चलेगा बराबर, हाँ। एट 10% कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड एनुअली है तो आई और एन को बदलने की कोई जरूरत नहीं, करेक्ट। तो आपका आई हो गया 0.10 बराबर, हाँ। अब सर क्या क्या दिया है, तो एन्युटी की अमाउंट दे दी, कितने से एक्सीड करवाना है फ्यूचर वैल्यू वो दे दिया, पूछा क्या है एन, कितने साल में ये हो सकता है, समझा। तो मुझे क्या करना है सर, सबसे पहले तो एन्युटी का टाइप बताओ, एन्युटी ड्यू है क्या एन्युटी रेगुलर है, ऑब्वियसली सर कुछ लिखा नहीं है तो एन्युटी रेगुलर मानेंगे, वेरी गुड। अब बताओ एन्युटी रेगुलर के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। क्या मुझे बच्चों ये 60,000 प्लस चाहिए, तो मैं 60,001 रुपीज ले लूँ और उस हिसाब से एन ढूंढ लूंगा। तो उन्होंने लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है ना, मुझे कम से कम इतने साल, सारी बात समझ। तो सर 60,000 भी लिया तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60,000 ले लो, ठीक है। तो बताओ सी कितना है, कितना भर रहे थे 3,000, आई कितना है 0.10, 1.10 रेज टू एन, क्या ये एन ही ढूंढना है, हाँ, -1। तो बताओ ये 60,000 डिवाइडेड बाई ये 30,000, या ये उधर से इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6,000 अपॉन 3,000 इज इक्वल टू 1.10 या 1.1 लिख दो अब, रेज टू एन -1। तो सर ये 3,000 टू ज़ा 6,000 -1 उधर से इधर आके +1, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू एन। ओके, अब इसके लिए चाहिए कैलकुलेटर, क्योंकि सर 1.1 रेज टू एन कब 3 आता है ये तो कैलसी ही बताता है, हाँ फाउंडेशन में करते हैं हम ऑब्वियसली। बट मुझे एक बात जाननी है आपसे, क्या सर यहाँ तो कैलसी अलाउड नहीं है तो फिर क्या करें, तो क्या हमें इन्होंने 1.1 रेज टू 11 दिया है 2.8531 एंड 1.1 रेज टू 12 दिया है 3.1384। मुझे ये बात बताओ, अगर मैंने 1.1 रेज टू 11 लिया एन की जगह पे, मैंने एन 11 ईयर्स मान लिया, तो क्या होगा, तो सर हमें जो मिल रहा है वो 3 नहीं 3 से कम मिल रहा है, क्या मुझे एक्सीड करना है, हाँ तो ऑब्वियसली एक्सीड करना है तो एन कितना लेना पड़ेगा, समझा, यस। तो एक्सीड करना है तो सर 12 साल लेके ना हम आगे निकल जा रहे हैं, तो आगे निकला हुआ चलेगा ना, हमें आगे ही तो निकलना है, हाँ उससे पहले नहीं रुकना है। 60,000 से अंदर रुक जाओगे अगर 11 साल ले लिया तो, और 12 साल लिया तो बराबर 60,000 क्रॉस हो जाता है, समझ गए, पक्का, जिसे मस्त। तो दैट्स इट, 1384 के हिसाब से एन इज 12 ईयर्स, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। और बोलो, बस तो ये बड़ा आसान है, बस इसमें आपको ये देखना है प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है कि फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है, एंटी रेगुलर है क्या एंटी ड्यू है, उस हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना है। और स्पेशल एग्जांपल कौन से याद रख के जाओगे, जिसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और एन्युटी के अमाउंट देते, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते, तो उसमें वो 1/p - 1/a इक्वल टू I/c वाला फॉर्मूला आपको यूज करना। क्लियर, एनी प्रॉब्लम?
और दैट्स इट। आपको दे रहा हूं मैं समय, कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लो। मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन, एक डाउट आया है, आइए देखें। 4,000 bedsheets worth rupees 6,40,000 were insured for 3/7 of their value. Okay. Some of the bedsheets were damaged in the rainy season and were reduced to 40% of their value. If the amount recovered against damage was rupees 36,000, find the number of damaged bedsheet. Great. तो यहाँ पर क्लेम नहीं निकालने बोला है, क्लेम ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, पॉलिसी वैल्यू भी दे दी है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी दे दी है, और वो बोल रहे हैं लॉस भी लगभग दे दिया है, और वो बोल रहे हैं कि आप ये बताओ कि कितनी बेडशीट्स का नुकसान हुआ होगा बारिश में। तो बारिश की वजह से बेडशीट्स का नुकसान हुआ है, आपको ढूंढने बोला है नंबर ऑफ डैमेज बेडशीट्स। चलो तो मैं आराम से इसको समझाता हूँ, आसान है। सबसे पहले बताओ कितनी बेडशीट्स थी टोटल, 4,000, और उनका वर्थ कितना था, 6,40,000। चलो आपके लिए गिवन लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेडशीट्स 4,000, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना, 6,40,000। तो क्या बच्चों इससे मैं ये बता सकता हूं कि 40 रुपए, 40 नहीं, 160 रुपए आएगा ना, डिवीजन कितना आएगा, 160 रुपए, बराबर है। 160 रुपीज इज द प्राइस ऑफ वन बेडशीट। जरूरत पड़ी तो ये बाद में यूज कर लूंगा, अभी लिख भी नहीं रहा हूं इसको, सिर्फ रफ में निकाल के रखा है दिमाग में कि 160 रुपए एक बेडशीट की कीमत है। ओके, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ बेडशीट ढूंढने हैं, तो ऑब्वियसली समझ गए ना आप, ये रहेगा हमारे पास तो बाद में यूज कर सकते हैं। इसको इंश्योर किया हमने 3/7 ऑफ देयर वैल्यू, तो बताओ पॉलिसी वैल्यू कितना आ जाए सर, 3/7 ऑफ 6,40,000, करेक्ट है। हाँ, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट में आएगा कितना, 2,74,285.71। वैसे इसकी जरूरत नहीं मुझे, ठीक है ना, बट निकाल लिया मैंने। तो 3/7 ऑफ देयर वैल्यू हमने इंश्योरेंस करा है। Some of the bed sheets were damaged in the rainy season and were reduced to 40% of their value. कुछ bed sheets damage हुई थी, तो let the number of bed sheets damaged be, let the number of bed sheets damaged be x, correct। तो therefore loss, बताओ तो लॉस कैसे आएगा फिर सर, जो भी वैल्यू थी उन बेडशीट्स की, इट हैज बीन लॉस्ट अप टू 40% ऑफ देयर वैल्यू, दे वर रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ देयर वैल्यू। इंग्लिश, were damaged in the rainy season and were reduced to 40% of their value, म्हणजे 60% से उनकी वैल्यू कम हो गई, तो 40% पे उनकी वैल्यू आ गई, ऐसा ही है ना इसका मतलब। हाँ, तो मैं क्या करूंगा इधर, लॉस इज इक्वल टू ऑब्वियसली x इंटू 160, तो अब ये 160 निकाल लेना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर मैं उसको लिख कर रख दूंगा। प्राइस पर बेडशीट 160, दिस डिवाइडेड बाय 4,000, करेक्ट। तो 160x का 60% यानी 96x बराबर है 160 का 60% वुड बी 96, एम आई करेक्ट? यस सर। ओके, तो 96x इज द टोटल लॉस, सारी बात समझ। अब ये बताओ क्या पूछा है, इफ द अमाउंट रिकवर्ड अगेंस्ट डैमेज वाज 36,000, तो बताओ क्लेम कैसे आता है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, करेक्ट है? यस। तो क्लेम हमें मिला है 36,000, लॉस हुआ है 96x का, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू 3/7 है। डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, मतलब कितना इंश्योरेंस हमने निकाला है, क्योंकि ये अपॉन ये, तो ये देखो ना, ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो मतलब 3/7 को ही तो इक्वेट होगा वो। हाँ, तो ये मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ऐसा भी तो भी चलेगा।
पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3/7 ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इज 3/7, समझा? यस, बस इसको ऐसे रहने देंगे, समझ गए? अब ये सब उधर लेके जाओ और x ढूंढ लो। तो x इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 36,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 96,000, सॉरी 96 इंटू 3, सब डिवाइड बाई 3, दैट इज 875। इतने बेडशीट्स का हुआ है क्या लॉस? चेक करो, 875 बेडशीट्स का लॉस दिया है क्या? समझा ना? मैं क्या नहीं आ रहा था? 30, अच्छा, इधर क्वेश्चन में आपके बुक्स में 32,000 दिया है, इस वजह से आपका आंसर टैली नहीं होगा। ये ऐसे टेक्स्ट बुक में यही लफड़े हैं, ये कुछ भी वैल्यूज दे देते हैं और उस वजह से फिर वो टैली नहीं होता। आओ, और कोई सवाल हो तो बताओ। श्योर? चलो फिर मैं आगे, इंश्योरेंस एंड एन्युटी से रिलेटेड और कोई सवाल हो तो। एन्युटी तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, इंश्योरेंस उससे भी आसान है। और हाँ, एन्युटी में आपको बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद नहीं है या याद नहीं आ रहा है कि कौन सी, या फिर समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या अप्लाई होगा, तो ये गिवन आपको हेल्प करेगा कि प्रेजेंट वैल्यू यूज करना है कि फ्यूचर वैल्यू यूज करना है, ठीक है? हाँ हाँ, पर एन्युटी ड्यू है कि इमीडिएट है, ये तो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। और वहाँ ढूंढना प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू, ये भी आपको ढूंढ के पढ़, या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है कि फ्यूचर वैल्यू का, ये भी पढ़ के समझ में आए तो ज्यादा अच्छा। चलो आगे, एंड दैट वाज ऑल अबाउट इंश्योरेंस। इसका 20 कौन सा, मिसलेनियस की एक्सरसाइज, यही सामने जो पढ़ा है। A man borrowed some money and paid back in 3 equal installments of rupees 2160. Some money, कुछ पैसे उधार लाए और उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में फेड दिया। 2160 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट भरा था, तो 2160 रुपए क्या हो गया? एन्युटी। What amount did he borrow? तो कितना उसने बोरो किया होगा? If the rate of interest was 20% per annum, compounded annually, also find the total interest charged. और टोटल इंटरेस्ट उसने कितना चार्ज किया वो भी बताना है। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ फॉर्मूला यूज होगा तो कौन सा, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, या ढूंढना क्या है मुझे एग्जैक्टली सर? मुझे पता होता तो मैंने आपको क्यों पूछा होता। वेरी गुड, तो ध्यान दो। अब इधर आपने आज कुछ तो लोन लिया, बराबर, और उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में भर दिया। कितने की एक इंस्टॉलमेंट? 2160, 2160, 2160, बराबर है। मुझे ये ढूंढना है कि आज कितना लोन लिया गया है। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना है सर, ये 2160 20% के रेट से आज कितने, ये प्रेजेंट वैल्यू। वैसे ये 2160 20% के रेट से 2 साल पहले कितने, और ये 2160 20% के रेट से 3 साल पहले कितने। आपको आपके माताश्री 2160 2160 2160 रुपए हर साल के एंड में देने वाले अगले 3 साल तक। आप बोले मम्मी आप पे भरोसा नहीं है, अभी पूरे पैसे दे रहे हो तो बात करो। मम्मी बोले ठीक है, तू एक काम कर, अमाउंट निकाल के दिखा कितने देना, तो मैं तेरे को आज पूरे पैसे दे दे। आपने किया 2160 इंटू 3, 6480, लाओ दो। मम्मी देगी बराबर, एकदम जोरदार झापट पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं अच्छे से। अब मम्मी आपको समझाएंगी क्या, कि मैं तेरे को पहले 2160 कब देने वाले थे, अगले साल, वो तो आज ही मांग रहा है, तो ऑब्वियसली साल भर का ब्याज कम होगा ना। 2160 उसके बाद 2 साल बाद देने वाली, तो आज उसकी वैल्यू और कम, और 3 साल बाद देने वाली 2160 की वैल्यू तो आज और कम। अब बता अमाउंट। हाँ यस सर की याद आ रही है, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ क्या, मुझे ये तीनों की प्रेजेंट वैल्यूज ढूंढनी है। प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की कीमत 20% के रेट से, कि 20% बोला इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अलग अलग ढूंढने की क्या जरूरत है, जब अमाउंट सेम है तब तो एन्युटी है। एन्युटी के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम इन तीनों के लिए क्या करेंगे, सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल लेंगे। तो बस आप सारी बात समझ गए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालना है, सी अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। बाकी इसको देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए था कि आप प्रेजेंट वैल्यू यूज हो, ये आपने बोलना चाहिए था।
तो सी बताओ अब 2160 डिवाइड बाय 0.20 इंटू 1 माइनस 1.2 रेस टू -3। तो सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। ₹4,550 4 पैसे। चेक करो, बराबर है। तो इतना लोन आपने लिया था, उसको वापस फेडने के लिए आपने 2160 2160 2160 3 बार पे किया 20% के ब्याज से। तो आप ये भी चेक कर सकते हो आप कि इसमें पहले 20% ब्याज जोड़ो, फिर पहली किस्त भर दो, फिर जो अमाउंट बचेगी उसमें वापस 20% एक साल का ब्याज जोड़ो, फिर दूसरी किस्त भर दो, फिर जो अमाउंट बचेगा उसमें वापस तीसरे साल का 20% ब्याज जोड़ो और आखिरी किस्त भरो। देखो आपके पैसे बाकी नहीं रहेंगे, सब नील हो जाएगा। आप करके देख सकते हो घर पे। समझ गए? ठीक है, चलो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो फिर ये सब सवाल बड़े आसान है। और कोई सवाल आपको अगर पूछना हो तो पूछे। चलो फिर आगे। अच्छा, इन्होंने इंटरेस्ट भी पूछा था, इंटरेस्ट भी निकाल दो। तो बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 2160 इंटू 3, दैट इज हाउ मच? 6480 माइनस आपने लोन कितना लिया था? 4550.04। तो 6480 माइनस 4550.04, दैट इज 1929.96। अब ब्याज भरा आपने। अरे इतना लोन लिया था, इतने पैसे भर चुके हो, तो इतना ब्याज ही गया ना, सिंपल बात है। तो ओके, चलो। और कोई सवाल हो तो बोलो। कोई सवाल नहीं है? सारी बात समझ में आ गई पर अच्छी से? गलती तो नहीं करोगे? तो मैं चलो आगे। आसान है वो एकदम, सब कुछ। तो ये आ गए हम चैप्टर नंबर 3, आपका फेवरेट, रिग्रेशन एनालिसिस। बताओ रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करना होता है? सर हमें रिग्रेशन इक्वेशंस बनाने होते हैं। कितने रिग्रेशन इक्वेशंस बनते हैं? दो। एक रिग्रेशन होता है इक्वेशन y ऑन x और एक होता है x ऑन y। अच्छा ये सब क्या कर रहे हैं सर हम, ये क्यों बना रहे हैं? रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के पीछे कारण क्या है? तो ये कोरिलेशन का एक्सटेंशन है। कोरिलेशन में हमने सीखा था कि दो वेरिएबल के बीच क्या रिलेशन है। एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, क्या मतलब? पॉजिटिव रिलेशन। या एक वेरिएबल कम होता है तो दूसरा भी कम होता है, क्या मतलब? पॉजिटिव रिलेशन। और एक वेरिएबल कम होता है और दूसरा बढ़ता है तो ऑब्वियसली निगेटिव। एंड एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा कम होता है तो भी निगेटिव। और एक वेरिएबल बढ़ता है पर दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऑब्वियसली नो कोरिलेशन। तो ये सिर्फ रिलेशन दिखाता था दो वेरिएबल्स के बीच का। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ दोनों कैसे रिलेटेड है, मुझे ये चाहिए कि अगर दोनों रिलेटेड है तो एक की अगली वैल्यू पता है तो दूसरे की अगली वैल्यू कितनी आएगी बताओ। मतलब x की अगली वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो आप y की वैल्यू बताओ, एस्टिमेट करके दिखाओ जो पास्ट डेटा अवेलेबल है उससे। तो सिर्फ रिलेशन नहीं चाहिए मुझे, तो फिर आपको करना है वहां रिग्रेशन एनालिसिस। अब रिग्रेशन एनालिसिस में आपको या तो y ढूंढना है x की मदद से या फिर आपको x ढूंढना है y की मदद से। तो ऑब्वियसली या तो y डिपेंड करता है x पर या फिर x डिपेंड करता है y पर। क्या यहाँ पे x और y कुछ भी हो सकते हैं? रेनफॉल, क्रॉप ग्रोथ, बराबर है। देन मार्क्स इन स्टडी टाइम, मोबाइल यूसेज एंड मार्क्स, ठीक है ना। स्ट्रेस लेवल एंड मोबाइल यूसेज। आप मोबाइल यूसेज और स्ट्रेस लेवल का भी एक डेटा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा भी आ रहा है कि जिनका मोबाइल यूसेज ज़्यादा है उनके स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कि वो बच्चों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोबाइल में फंस गए हैं। उनको रिग्रेट हो रहा है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे, पर वो पढ़ाई कर भी नहीं पा रहे, तो इसके लिए उनका स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है।
और ये एक्चुअली हो रहा है, आपके चेहरे पे दिख रहा है, करेक्ट है। तो y ऑन x एंड x ऑन y। अच्छा ये बताओ, y ऑन x एंड x ऑन y के इक्वेशंस बनाने हैं तो इक्वेशंस कैसे हैं? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और x ऑन y का इक्वेशन कैसा है? x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, करेक्ट। तो सर y डिपेंड्स ऑन x, यानी हमें क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया होगा या हमें पता होगा, और अब हमें उससे y की वैल्यू ढूंढनी है। तो सर x की वैल्यू से y की वैल्यू ढूंढनी है तो ऑब्वियसली कौन लगेगा? ये a और b। सिमिलरली हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, y की वैल्यू दी है, तो y की वैल्यू से x की वैल्यू अगर ढूंढनी है तो कौन लगेगा? ये a और b। तो सर पहले ये a और b को ढूंढना पड़ेगा। ये a और b ही है जो हमारे इन रिग्रेशन इक्वेशंस को कंप्लीट करते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं कि हम x से y या y से x ढूंढ सके। तो रिग्रेशन पैरामीटर्स कहा जाता है इन्हें a एंड b को, जिसमें स्पेशली जो b है उसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है b को। a और b दोनों रिग्रेशन पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स पर बेस्ड इक्वेशंस बनते हैं, एंड उसमें से जो b है वो स्पेशल है क्योंकि b ही पहले मिलता है और उसी से सारा काम शुरू होता है, तो b को रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। वैसे अगर कहूँ तो वो कोएफिशिएंट यहाँ लिखा गया है, x का कोएफिशिएंट हो गया ना वो, इसलिए उसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है, करेक्ट। तो सर अब ये a और b ढूंढना पड़ेगा, तो पहले बारी b की। नहीं सर पहले a ढूंढो, नहीं मैं पहले b ढूंढूंगा, नहीं सर पहले a ढूंढो, नहीं मैं पहले b ढूंढूंगा। सर सुनो हमारा, पहले a ढूंढो। चुप बैठ, मालूम नहीं कुछ नहीं, b ढूंढो, पहले b ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही a मिलेगा क्योंकि a b पे डिपेंड करता है। बात समझ गए? हाँ। तो अब मुझे अगर y ऑन x का इक्वेशन बनाना है, यानी y इज डिपेंडेंट ऑन x से, y फॉर यश, x यानी आप मेरे x स्टूडेंट हो जाओगे ना आप मेरे, यस, तो यू आर x, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, करेक्ट। हाँ, तो y अगर x पे डिपेंड करता है तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा y ऑन x का। तो y ऑन x का इक्वेशन बनाना है तो ऑब्वियसली आपको लगेगा by(x), रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। लेकिन x डिपेंड्स ऑन y, बराबर है? हाँ सर, जैसे हमारी 12वीं खत्म होगी, हम फाउंडेशन पास होंगे तो हम इंटर के लिए फिर डिपेंड हो जाएंगे, तो फिर x ऑन y। तो x ऑन y होगा तो ऑब्वियसली x इज डिपेंडेंट ऑन y, तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा x ऑन y का। तो x ऑन y का इक्वेशन बनाओगे तो बताओ उसमें आपको bxy ढूंढना पड़ेगा। तो by(x) के लिए बताओ फॉर्मूला। सर एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार चार फॉर्मूला है। डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन आपके फॉर्मूलाज यूज करोगे। तो by(x) बोलो फॉर्मूला n, अच्छा स्टार्ट से बोलो, कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, इधर कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y²। सर ऑब्वियसली जो बाद में आएगा वो नीचे आएगा, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। कैसा लग जाएगा? अच्छा लग जाएगा, करेक्ट। तो by(x) इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन sx² फॉर by(x), ग्रेट। अब बताओ दूसरा फॉर्मूला, r इंटू sy अपॉन sx, इधर r इंटू sx अपॉन sy। सर ये इसी से बना है फॉर्मूला, क्योंकि r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो कोवेरिएंस ऑफ xy कैन बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इंटू r, करेक्ट है? हाँ, तो ये कोवेरिएंस ऑफ xy की जगह पे हम अगर स्टैंडर्ड डिविएशन x इंटू y इंटू r डाल दे तो ऑब्वियसली नीचे एक स्टैंडर्ड डिविएशन x² है तो एक एक कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y और नीचे एक बचेगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। समझा? वैसे ही उधर जो बाद में आएगा वो नीचे आएगा, तो बाद में y आ रहा है तो y नीचे आएगा। समझ आ रहा है बात? यस, ग्रेट। सो by(x) इज इक्वल टू दिस एंड bxy इज इक्वल टू दिस। ओके, नो प्रॉब्लम सर, और फॉर्मूला चाहिए? आइए लो, n समेशन सही है क्या बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल सही है सर। तो ऑब्वियसली थर्ड फॉर्मूला यही ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जब भी आपको डेटा दिया हो, वैल्यूज दी हो, तो यही वैल्यूज आपको, यही फॉर्मूलाज आपको यूज करके वो वैल्यूज से by(x) और bxy निकालना पड़ेगा। याद आ रहा है? पक्का? हाँ, श्योर। अच्छा सर, अगर कभी हमें ये
स्टैंडर्ड डेविएशंस ढूंढने बोल दे, कभी स्टैंडर्ड डेविएशंस का रेशो ढूंढने बोल दे, और हमें बी वाई एक्स और आर वगैरह ये सब दे दे, तो फिर बच्चों वहां पर आपको ये वाले फॉर्मूलाज यूज करने पड़े। समझ रहे हो क्या? हाँ, फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने बहुत बहुत क्या हमने यूज ही नहीं किया है कभी, फर्स्ट फॉर्मूला का काम ही नहीं पड़ा कभी यूज करने। हाँ, अगर क्वेश्चन में कोवेरिएंस दे दे गिवन डायरेक्ट, तो फिर आप ऑब्वियसली फर्स्ट फार्मूला यूज करोगे, बाकी फर्स्ट फार्मूला का कोई रोल ही नहीं। करेक्ट है। थर्ड फार्मूला ज्यादा यूज होता है, आपको पता भी है ये। वैसे और एक फार्मूला है, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई एंड ग्रेड। तो सर ये बन गया आपका दोनों बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए फोर्थ फार्मूला। बड़े आसान है फॉर्मूलाज। अब ये वाले कब यूज करने सर? तो जब क्वेश्चन में डेटा ऐसा ही लिख कर दिया हो, देते हैं ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सर। इसमें एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, हमें याद आ रहा है, जिसमें ना x माइनस 60 y माइनस 70 ऐसा कुछ 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 किया हुआ था। तो वहां पर हमने समझा था कि 60 x बार है और 70 y बार है, पर वैसा नहीं है। तो वहां पर आपको ऑब्वियसली ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ रहे हो क्या आप? यस। तो वहां एक्चुअली चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है। चेंज ऑफ ओरिजिन, ये क्या बोला सर आप? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल हमें यहाँ पर भी यूज करना पड़ता है। ध्यान से सुनना, बताओ चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन यानी आप x को बना देते हो u और y को बना देते हो v बाय ओरिजिन चेंज, मतलब सब में से कुछ तो एक नंबर माइनस कर देते हो या ऐड कर देते हो। लेकिन चेंज ऑफ स्केल x को बना देते हो u और y को बना देते हो v, किससे? तो कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई करके, तो होता है चेंज ऑफ स्केल। ओके सर, लेकिन ये करने से तो आंसर बदल जाएंगे ना। अगर आप x को u बना दोगे और y को v बना दोगे तो आपको बी वी यू मिलेगा, पर आपको तो बी वाई एक्स चाहिए। तो बच्चों चेंज ऑफ ओरिजिन करने से जो बी वी आएगा वही बी वाई एक्स रहेगा, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से ऐसा नहीं होगा। सर चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट हो जाएगा, तो वो अफेक्ट को हटाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो जनरली चेंज ऑफ ओरिजिन ही यूज कर लेते हैं हम लोग, उससे काम आसान भी हो जाता है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो बताओ चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट्स by and bxy, but change of scale affects by and bxy। करेक्ट है। तो सर अगर समझो हमने एग्जांपल के लिए x माइनस ए अपॉन बी से u निकाल लिया है और y माइनस सी अपॉन डी से v निकाल लिया है, तो बताओ अभी आपको जो बी वी यू मिलेगा क्या वो बी वाई एक्स को इक्वल रहेगा? या यहाँ पे बी यू वी जो मिलेगा क्या वो बी एक्स वाई को इक्वल रहेगा? नहीं सर। सर अगर ये b और ये d नहीं होता तो ये दोनों इक्वल होते, क्योंकि फिर सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई असर नहीं होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन कोई इफेक्ट नहीं डालता है आपके बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। लेकिन यहाँ चेंज ऑफ स्केल भी हुआ है, तो अब ये चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे बी वी यू मिला है, ऑब्वियसली अब आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को यू और वी कर दिया ताकि नंबर छोटे हो जाए, तो आपने यू और वी का इस्तेमाल करके बी वी यू ढूंढना है। अब उस बी वी यू को अगर आपको बी वाई एक्स करना है तो क्या करें? तो सर जो बाद में आएगा उसका चेंज ऑफ स्केल नीचे आएगा, तो v का चेंज ऑफ स्केल आपको मल्टीप्लाई करना है और u का चेंज ऑफ स्केल से आपको डिवाइड करना है। एंड सिमिलरली जब आप बी यू वी ढूंढ रहे हो पहले, जिससे आपको बी एक्स वाई निकालना है, तो सर जो बाद में आएगा उसका चेंज ऑफ स्केल नीचे आएगा। वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई कर दोगे, आपको बराबर चेंज ऑफ स्केल से क्या इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट हटाकर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ढूंढने में मदद हो जाएगी। समझा? याद आया आपको ये? यस। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का असर नहीं होता है, पर चेंज ऑफ स्केल का असर होता है। अब इसमें दो तरीके के एग्जाम्पल बना के वो पूछ सकते हैं। एक आपको वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें सिर्फ टेस्ट करेंगे कि आपको चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल बराबर समझ में आता है, और एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको वो फुल फ्लेज पूरा क्वेश्चन बोल देंगे, पूरा इक्वेशन बनाने बोल देंगे, बट वैल्यूज बड़ी बड़ी दे देंगे, एक्स और वाई के ऑब्जर्वेशंस बड़े दे देंगे। तो आपको उन ऑब्जर्वेशंस को डायरेक्टली तो ये फॉर्मूलाज यूज करने के लिए यूज करना डिफिकल्ट होगा, तो बेटर होगा आप पहले उनको चेंज ऑफ ओरिजिन कर दो, यू और वी निकाल लो, और यू और वी का बी वी यू या बी वाई बी यू वी जो भी आपको जरूरत है वो निकालो, उस हिसाब से बी वाई एक्स या बी एक्स वाई आ जाएगा। क्योंकि सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन किया है तो वही वैल्यू आपकी बी वाई एक्स या बी एक्स वाई बन जाएगी जो बी वी यू या बी यू वी की आ रही है। लेकिन अगर चेंज ऑफ स्केल भी आप करते हो, जरूरत पड़ गई वहां पे नंबर्स ऐसे है कि आपको चेंज ऑफ स्केल करना ही पड़ा, तब फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए।
अब एक बार आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई मिल गया तो आप ए ढूंढने के लिए जा सकते हो। तो ए कैसे आएगा सर? तो y ऑन x के इक्वेशन के लिए a का फॉर्मूला बनता है y बार माइनस बी एक्स बार, और x ऑन y के इक्वेशन के लिए फॉर्मूला बनता है x बार माइनस बी वाई बार। समझ में आ रहा? हाँ, तो इसमें आपको पहले x बार और y बार ढूंढ लेने पड़ेंगे, और फिर आप जो b ऊपर से ढूंढे हो वो b इंटू एक्स बार करके y बार में से माइनस करोगे तो a मिलेगा y ऑन x का, और यहाँ पे आपको a मिलेगा x ऑन y का। और वंस यू गेट a एंड b बोथ, आपका इक्वेशन रेडी है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई के फॉर्म में वो इक्वेशंस लिखो। और अब वो बोलेंगे कि x 13 है, 15 है, 18 है, तो x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू निकालो, और वैसे ही y की वैल्यू डालो और x की वैल्यू निकालो। समझ में आया? बोलो जल्दी, आया ना? पक्का? ये तो हो गया पहला अध्याय इस चैप्टर का, यानी क्या? तो रिग्रेशन इक्वेशंस बनाना। अब इसी में दूसरा पार्ट क्या था बताओ? रिग्रेशन इक्वेशंस बनाना समझ गए, उसको यूज भी करना आ जाएगा आपको अब। हाँ, काफ़ी बड़ी इसकी एक्सरसाइज थी मुझे जहाँ तक याद है, और काफ़ी टाइम भी वो हमारा लेकर गई थी। फिर क्या करेंगे? ये देखो, ये सारे फॉर्मूलाज आपको लिख कर दिए हैं। फिर क्या करेंगे? तो सर हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज सीखी थी हमने। उन प्रॉपर्टीज की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन किसका है, क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना वही इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको अब इसके आगे कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं? दो प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एक तो आपको क्या करेंगे, अब आपको वो खुद ही इक्वेशन दे देंगे दो, और बोलेंगे क्या करो, तो कौन सा एक्स ऑन वाई का है, कौन सा वाई ऑन एक्स का बताओ। या फिर वो ये नहीं पूछेंगे, वो सीधा ये पूछ लेंगे बताओ एक्स बार वाई बार कितना, बताओ आप एक्स अगर 13 है तो वाई कितना, वाई अगर 15 है तो एक्स कितना, ये सारी चीजें। और फिर आपको वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर निकालने बोलते। तो ये सब करने के लिए पहले आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है। तो बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या क्या थी? पहली प्रॉपर्टी कि सर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों की साइन हमेशा, और उसके साथ साथ जो साइन उन दोनों की रहेगी वही साइन किसकी हो जाएगी? आर। आर यानी कौन? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई यानी कौन? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो इन दोनों की साइन हमेशा सेम होना, और वही साइन किसकी होना? आर की। वही साइन आप आर को दे दोगे तो ये दोनों पॉजिटिव तो आर भी पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव तो आर भी निगेटिव। सर लेकिन ऐसा क्यों कि इन दोनों की साइन हमेशा सेम होना, ऐसा क्यों? तो ऑब्वियसली इन दोनों की साइन इसलिए सेम होना क्योंकि आर कैसे आता है? स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ऑब्वियसली सर ये दोनों की साइन अगर अलग हो गई तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली हमने एग्जिस्ट कर दिया 11th में उसको, पर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं लाना है हमें। तो सर ये आर, आर यानी क्या? तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो मतलब आप एक्स से वाई निकाल रहे हो पर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसीलिए इन दोनों का साइन हमेशा क्या होना? सेम होना। साइन सेम रहेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, भले ही दोनों निगेटिव हो चलेगा, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव भी पॉजिटिव होगा, और फिर उसका स्क्वायर रूट ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों मिलेगा। तो सर आर अगर समझा आ गया √4, तो आर इज इक्वल टू 2 पर प्लस बी और माइनस बी, तो दोनों लिख दोगे ना? सर फिर अभी आपने क्या बोला ऊपर, इतने भी मतिमंद नहीं हम, तो ऑब्वियसली आर अगर √4 आ रहा है तो +2 -2 आता बराबर है। लेकिन आपको देखना है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की क्या साइन है। अगर वो दोनों पॉजिटिव है तो आर भी यहाँ पे पॉजिटिव लिखो, और अगर वो दोनों निगेटिव है तो आर भी यहाँ पर निगेटिव लिखो। समझ गए? बस खत्म। ये हुआ आपका क्या काम। अच्छा ये सही हो गया ना? पर साइन बराबर आ गई ना अब? समझा ना आपको ये? बट ये गलत है, क्योंकि r -1 से 1 के बीच में ही होना। तो क्या ये सही है वैल्यू? नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही सिर्फ साइन समझाने के लिए आपको दिया है। बाकी बताओ तीसरी प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर क्या है वो तीसरी प्रॉपर्टी? एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नहीं है तीसरी, बट ये इक्वेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरी कंडीशन है हमारी। क्या? कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू कंपल्सरी।
दोनों का प्रोडक्ट 1 या 1 से छोटा आना चाहिए, दोनों की साइन सेम होनी चाहिए। अगर ये पहली और तीसरी कंडीशन फुलफिल होती है, इक्वेशंस को ट्रायल एंड एरर से आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आइडेंटिफाई करते हो, उनसे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालते हो। अगर वो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप कह सकते हो कि जो आपने माना वही सही है। समझा? पक्का? जो माना मतलब क्या? तो सर ऑब्वियसली अब हमें दो इक्वेशन देंगे, क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए आपको। दो इक्वेशन देंगे, बोलेंगे कौन सा y1 x कौन सा x1 y बताओ, तो हम कैसे करते हैं इसको? ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं। तो हम लेट करते हैं इस इक्वेशन को सपोज y1 x और इस इक्वेशन को सपोज x1 y। तो इसको पूरा y1 x के जैसा बनाओ और इसको पूरा x1 y के जैसा बनाओ और फिर इनमें से b b आइडेंटिफाई करो और अब देखो क्या वो दोनों b की साइन सेम आई। अगर दोनों की साइन ही अलग आ गई तो मतलब आपने ये जो ट्रायल किया ये फेल हो गया, यानी ऑब्वियस है ये वाला इक्वेशन x1y है और वो वाला इक्वेशन y1x है। ये फाइनल है। फिर ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, आई तो ऐसा या तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा और ऐसा नहीं तो ऐसा, और ऐसे में ही सही आ गया तो ऐसा ही और ऐसे में ही सही आ गया तो ऐसा ही। क्या सही आ गया? कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों की साइन भी सेम आ गई और दोनों का प्रोडक्ट 1 या 1 से छोटा आ रहा है। तो आहा, जमा, पक्का, यस। और सर एक फालतू सी प्रॉपर्टी थी, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइड बाई 2 मॉड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ आर। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी। तो इसका कोई इतना हमने यूज नहीं किया, या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हो, वहां पे आपको ये प्रॉपर्टी काम में बस। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि इक्वेशंस आइडेंटिफाई करने हैं तो क्या आप इक्वेशंस आइडेंटिफाई कर सकते हो बराबर से कि कौन सा इक्वेशन किसका है? हाँ, वहां पे वो लिख कर कैसे दे रहे हैं उस पे नहीं जाना, वो आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे बट आप फंसना नहीं। आपने फिर भी पूरा ट्रायल एंड एरर करना। मतलब सर कैसे फंसाएंगे वो? तो आपको वो है ना इक्वेशन ऐसा लिख के देंगे, y इज इक्वल टू 36 प्लस 24x, ऐसा कुछ देंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ ये, तो ऐसा कुछ लिख कर दे देंगे। तो ऐसा अगर लिखा है तो आप बोलोगे ये y ऑन x है। फिर नहीं, हो सकता है ये जानबूझ के ऐसा लिखा हो पर ये x ऑन y हो। तो आपने अपने अपने स्टेप्स लगाना है। बोलो पहला स्टेप क्या है? सर लेट वन इक्वेशन बी ऑफ y ऑन x एंड अदर बी ऑफ x ऑन y। फिर उन्हें वैसा बनाएंगे, वैसा बना के उसमें कंपैरिजन करेंगे उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से और बताएंगे कि बी वाई एक्स कितना है, और वैसा ही दूसरे वाले को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि बी एक्स वाई कितना है। और फिर ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे क्या चेक करेंगे। करे तो आपने जो अज्यूम किया वो सही निकल गया, लिख दोगे therefore our assumption is correct, therefore the equation of y on x is this and equation of x on y is this। फिर उसके आगे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं और भी, क्या कि अब x इतना तो y निकालो, तो y on x के इक्वेशन में x की जगह पर डाल दो वो वैल्यू जो बोली है और निकाल लो y। वैसे ही आपको कभी x दिया है y पूछा, y दिया है x पूछा। एक क्वेश्चन और ये लोग पूछ लेते हैं, क्या? फाइंड x बार एंड y बार। तो x बार और y बार ऑब्वियसली बच्चों दोनों रिग्रेशन लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी x बार y बार ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो दोनों रिग्रेशन लाइंस पर वो आता है। तो सर दो पर अगर एक ही पॉइंट आ रहा है तो पक्का वो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो दो लाइन पे एक साथ आ सके विदाउट इंटरसेक्शन पॉइंट बने। हेलो, अब प्रोसेसिंग चालू है ना बराबर? रैम काम कर रही है ना आपकी? ये हैंग हो गए हो? ओ बोलो ना रे। हाँ नहीं कुछ, सर हम स्विच ऑफ थे डायरेक्ट, बैटरी लो प्लस बैटरी डेड प्लस प्रोसेसर करप्ट प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी अनइंस्टॉल्ड, कुछ बचा ही नहीं फिर तो। छोड़ो फिर, क्या रिविजन करते, मस्त बातें करते हैं अपन। लगाओ गाने वीने लगाओ बढ़िया, आओ माहौल बनाओ सर बढ़िया, है ना? प्रथम नाच के दिखा। हाँ, ओके। तो बताओ, क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स बार वाई बार होगा रिग्रेशन लाइंस का? हाँ। तो वो कैसे ढूंढेंगे सर? वो कैसे ढूंढेंगे सर? उसके लिए ना पहले कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई का है और कौन सा इक्वेशन वाई ऑन एक्स का है पहले पता करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ? कोई जरूरत नहीं है, सीधा दोनों दिए हुए रिग्रेशन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, और जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिलेगी ओइच क्या है? ओइच x बार और y बार है।
वही एक्स बार और वाई बार है। कैसा लगा? लगा कैसा? समझा क्या? हाँ, चलो फिर आगे। तो पहला एक्सरसाइज इस चैप्टर का है फाइंड द इक्वेशंस यूजिंग कंप्लीट डेटा, एक्स और वाई की सारी वैल्यूज दी होती है। दूसरा और तीसरा एक्सरसाइज कैसा है? दूसरे में प्रॉपर्टीज यूज होती है सारी, जिसमें आपको आर वगैरह ढूंढने बोलेंगे, और तीसरे में आपको इक्वेशंस आइडेंटिफाई करने होते हैं और एक्स बार वाई बार ढूंढने बोलते हैं। बस, चैप्टर खत्म, दी एंड। आया समझ में? और किसी को कोई पूछना है कुछ तो पूछो। एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड। ओह, मुझे लगा ही था ये पूछोगे यहाँ। अभी तो बोला मैंने 2 मिनट पहले ही बोल दिया ना मैंने ये। वापिस बोलो मतलब तूने पहली बार सुना नहीं ध्यान से। तेरा पहले से डिसाइडेड था। एक बार बोलने लगाऊंगी। बहुत परेशान किया था ना मुझे ट्रिप में। अभी रुको। मैंने तेरे को किया तो उसका बदला ले रही है, ऐसे बोलो। आओ फिर बोलते थे, वापस से सॉल्व करके दिखाते, सॉरी। आओ फिर वापस से सॉल्व करके दिखा देते, और क्या। तो ये देखो, फ्रॉम द डेटा ऑफ 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन एक्स एंड वाई फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। summation x minus 70 minus 35, summation x minus y minus 60 minus 7, x minus 70 whole bracket square 2989, y minus 60 whole bracket square 4786। ओ माय गॉड, चलो ये सब डेटा लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो, गिवन बताओ, रिया गिवन बताओ। बोल। बोलना तो गिवन, उसमें क्या है? उसमें क्या शर्म आ रही थी तुम? अरे, गिवन बताने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, अब तो तू ही बताएंगे। बता बता। समीशन x माइनस 70 इज इक्वल टू कितना? -13 पाई। नेक्स्ट। हम्म, कितना? -7। आगे। हाँ, 89। हाँ हाँ। और हाँ हाँ, और एन नहीं दिया है। हम्म, और एन नहीं दिया है। बस, पूछा क्या है? तो आपको वाई वन एक्स का इक्वेशन ढूंढना है, एक्स वन वाई का और आर का। देखो कितना इजी था गिवन बताना, फिर आप इतना शर्मा क्यों रहे थे? ठीक है, बताओ विधि ये कैसे सॉल्व करेंगे? बोल। आजकल सब लड़के एक जैसी है क्या? 5-6 बार पूछो नहीं तब तक बोलना शुरू ही नहीं करते हैं। बताओ फिर। बोल रही है मैं भी उसके बाद यही पूछने वाली हूँ आपसे और एक बार। एक मिनट, ये किसको किसको डाउट है? ये क्वेश्चन किसको किसको डाउट है? हाथ ऊपर करे।
ये क्वेश्चन जिसको डाउट है हाथ ऊपर करे, तो जिसको डाउट नहीं फिर उसे मैं पूछूंगा ऐसा। चलो, तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आइए मैं सॉल्व करवाता हूँ। So from the data of 7 pairs of observations on x and y, following results are obtained: summation x minus 70, y minus 60, x minus 70 square, y minus 60 square, x minus 670. Okay, तो मुझे ढूंढना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, x on y एंड r। ठीक है, मुझे ये बताओ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y मिल गया, यानी by(x) और bxy मिल ही जाएगा। तो ये दोनों मुझे अगर मिल गए तो r ढूंढना कोई बड़ी बात है क्या? मतलब ये वाला क्वेश्चन तो फालतू है, मेन मुझे इन दोनों की बात करनी है सिर्फ। चलो फिर ठीक है, तो मुझे चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। बोलो इक्वेशन कैसा होता है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो मुझे क्या चाहिए? पैरामीटर्स a एंड b। ओके, तो बताओ इसका पहले क्या निकालते हैं हम जनरली? एक b, और फिर क्या निकालेंगे? a। तो सर b के लिए क्या लगेगा ये बताओ? तो b के सर हमारे पास है कुल मिला के 4 फॉर्मूलाज, करेक्ट है ना? हाँ, तो 4 फॉर्मूलाज में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सही लगता है? तो सर फोर्थ वाला सही लगता है, फोर्थ वाला सही लगता है। ये आपको तब भी सही लगा था, कब? जब हमने पहली बार एक्सरसाइज सीख रहे थे हम, तब भी आपने यही बोला था कि फोर्थ फार्मूला। फोर्थ फार्मूला फिर मैंने बताया, तो समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन, बोलो ना, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये मैं बी वाई एक्स की बात कर रहा हूँ, पहले मैं बी वाई एक्स यानी वाई ऑन एक्स पर फोकस टू। ओके, तो बच्चे बोले सर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे और बात खत्म। तो x माइनस 70, वाई माइनस 60 एंड ऑब्वियसली समेशन x माइनस 70 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आप डिवाइड करो और काम खत्म। बट ये बहुत बड़ी गलती होगी आपसे। क्यों सर? हमें यहाँ पर कहाँ बताया गया है कि 70 और 60 ये x बार और y बार है? बस ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 70 और 60 x बार है y बार है। ये किसने बताया आपको? ये कहाँ लिखा है बताओ? तो आप कैसे बोल सकते हो कि दिस इज x माइनस एक्स बार एंड दिस इज y माइनस वाई बार? आप बोल ही नहीं सकते हो ये बात। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? यस। तो सर फिर अब क्या करें? तो ये फॉर्मूला तो यहाँ लगना नहीं है। ओके, तो बचे 3 फॉर्मूला, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर, आर इंटू एस एक्स, सॉरी एस वाई अपॉन एस एक्स। सर ये दोनों फॉर्मूला की पहले बात कर लो, बताओ ये दोनों फॉर्मूला यहाँ यूज हो सकते हैं क्या? हो तो सकते हैं सर, बट पहले ये सब कोवेरियंस ढूंढो, स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढो, उससे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला कोई बताओ ना, सीधा मिले आर सॉरी बी वाई एक्स बराबर। पहले ये सब अलग अलग ढूंढ के लाए और फिर यहाँ डाले, तो अलग अलग ढूंढ के ला के यहाँ डाल सकते हो और फिर इसको निकाल लो, पहले 2 फॉर्मूला यूज करने हैं तो। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला यूज, तो सर बचा ही थर्ड फार्मूला है तो आप वही रिकमेंड करोगे ऑब्वियसली। बट सवाल ये है कि थर्ड फार्मूला का डेटा नहीं है सर, उसमें क्या लगता है आपको? हम बताते हैं, तो उसमें लगता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर, ये लगता है सर। सर ये डेटा तो है ही नहीं हमारे पास, बराबर है? हाँ बराबर है। तो बच्चों क्या यहाँ पर आपको अब इतना तो करंट लग जाना चाहिए कि ये चेंज ऑफ ओरिजिन किया गया है और ये भी चेंज ऑफ ओरिजिन किया गया है, ये एक्स बार वाई बार नहीं है, और होंगे भी तो मुझे पता नहीं है, और होंगे भी तो मुझे पता नहीं है। नो डाउट मुझे एक्स बार वाई बार लगने ही वाला है ए ढूंढने के लिए, तो मैं उन्हें भी ढूंढने ही वाला हूँ, वो भी चर्चा होगा ही, होगे ही पक्का, वो करना ही पड़ेगा हमें। पर अभी फिलहाल इतना तो पक्का समझ में आना चाहिए कि एक्स बार वाई बार ये है नहीं अभी के लिए, हो सकता है यही आ जाए, पता नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह देता हूँ कि ये आ ही नहीं सकते एक्स बार वाई बार, ऐसा ही मैंने सेम आपको तब पढ़ाते वक्त बोला था कि ये एक्स बार वाई बार हो ही नहीं सकते। तो आप बोले सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? मैंने बोला आप बताओ, तो कौन बता सकता है कि ये एक्स बार वाई बार हो ही नहीं सकते? प्रिया से पूछते, प्रिया बताओ ये एक्स बार वाई बार हो ही नहीं सकते, क्यों? पता नहीं।
को पता, किसे पता है पहले वो हाथ ऊपर करे, किसे पता है कि ये एक्स बार वाई बार हो ही नहीं सकते, बोलना नहीं, सिर्फ हाथ ऊपर करना है। किसे पता है? 1 2 3 बच्चों को पता है, 4 बच्चों को पता है। ओ माय गॉड, 4 बच्चों को पता है। ये फाउंडेशन जो बच्चे आप में से कर रहे हैं उन्हें तो पता नहीं है, तो उन्हें तो घर पे जाके सर अपना फोड़ लेना किसी कांच में, ठीक है ना। 100% आपने सर फोड़ लेना अपना, अगर आपको पता नहीं है, अगर आप फाउंडेशन स्टूडेंट हो। और 11 12 स्टूडेंट हो तो भी पता ही होना चाहिए, वहाँ पर भी बताया मैंने, दोनों जगह पे बताया ये बात। चलो, तो अब हम ये पूछ लेते हैं किससे किससे, दर्शन से। बता दर्शन, ये एक्स बार वाई बार क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, हम पूछ लेते हैं ये शेरा से। हाँ शेरा बताओ। Sum of deviations taken from mean is always 0। इसको किसको लग रहा है सर सच में घर पे जाके आईने पे कांच फोड़ना ही है हमें? आईने पे कांच, कांच का ही तो है तुम्हारा माथा, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ट्रांसपेरेंट है पूरा, आगे से पीछे देख लो सब दिख जाएगा, है ही नहीं कुछ उसमें, तो क्या है? खाली खाली बैठे हो बस। कुछ बच्चों को याद था, वेरी गुड। क्या ये बहुत फालतू बात है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। और देखो वहां से रीजन कितना भारी आया, क्योंकि वो चेंज ऑफ ओरिजिन है, तो वो तो मालूम है हमको। हम पूछ रहे क्यों नहीं है ये एक्स बार वाई बार, म्हणजे चेंज ऑफ ओरिजिन क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन है। नहीं, ये रीजन किसको किसको याद आया? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0, तो ये 0 दिए नहीं है ना, इसका मतलब ये एक्स बार वाई बार नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे को तो अभी भी नहीं समझा, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड। तो बच्चा आप खुश रहो, जिंदगी में बहुत आगे जाओ, इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0, तो ये नहीं है 0, इसका मतलब ये एक्स बार वाई बार नहीं है। सेम क्वेश्चन मैंने तब भी पूछा था, सेम जवाब जब 1 2 बच्चों ने दिया था, और आपको याद होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैंने सभी को स्केल से मारा था ये पॉइंट पे। समेशन एक्स माइनस एक्स बार 0 होता है, के लिए मैंने सभी को स्केल से मारा था कि क्यों ये एक्स बार वाई बार नहीं हो सकता है, तो किसी को भी याद नहीं था, सबने मार खाया था तब। किसको याद आ रहा है ये बात? यस वेरी गुड, चलो मेमोरी आपकी अच्छी है इसका मतलब, और आपको ही याद आया फिर, देखो अभी सभी को मारा था मैंने स्केल से, मेरे को एकदम अच्छे से याद है। सिर्फ एक लड़की थी कोई तो शायद तब, इसको इसका बोलना था कि मुझे याद है, पर उसको भी कुछ याद नहीं था। हाँ, तेरे को नहीं मारा था ना शायद, तूने तब बताया था शायद, तेरे को आज याद नहीं था। चलो खत्म, ये अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मतलब क्या सर, ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, तो ऑब्वियसली ये यू है एंड ये वी है, वो यू है और ये वी है, ये समझ रहे हो क्या? हाँ, बस हो गया काम। अगर ये समझा तो इसके आगे का समझना तो चाहिए, पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो अब सुनो, तो u is x minus 70 and v is y minus 60, तो this becomes summation u, this becomes summation v, this becomes summation u square, this becomes summation v square, and this becomes summation u into v। तो n भी है मेरे पास, so obviously what happens, sir change of origin हुआ है, but change of origin doesn't affect our regression coefficients। तो क्या मैं यहाँ पर बी वी यू बड़े आसानी से ढूंढ सकता हूँ, जो मेरा बी वाई एक्स बन जाएगा? ये करके दिखाओ अभी कि ये तो आ जाएगा, ये सब है ना अपने पास, यू वी यू वी यू वी यू वी, तो फॉर्मूला बना दो, बी वी यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन समेशन यू वी माइनस समेशन यू स्क्वायर, समेशन यू इंटू समेशन वी अपॉन एन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू का स्क्वायर। क्या ये सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है? हाँ, ये सब इसमें डालोगे, हाँ क्या मिलेगा, बी वी यू, बी वी यू मिला, वही क्या बनेगा, बी वाई एक्स। रीजन क्या लिखोगे, सिंस चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, वैल्यू नहीं निकाल रहा,
प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा। अब सवाल होता है ए ढूंढना पड़ेगा। y ऑन एक्स आ गया, बी वाई एक्स आ गया यानी, तो सर उसके इक्वेशन बनाने के लिए ए भी लगता है। अब ए का फॉर्मूला बताओ y ऑन एक्स के लिए, y बार माइनस बी एक्स बार। ये भी इंपॉर्टेंट था, इसमें ये नहीं आता तो मैं मान लेता कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ आपको दिक्कत आ रही है। ये भी दिक्कत वाली बात है नहीं, बड़ा आसान है सर। इसके लिए मुझे चाहिए अब क्या, y बार और x बार। तो मैं बोलते रहता था देखो ध्यान दो y बार हो, अब बताओ y बार चाहिए। तो y बार आता कैसे है, समेशन y अपॉन n। मेरे पास समेशन y है क्या, नहीं, तो सर वो ढूंढना पड़ेगा। तब वो उसके लिए ये यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, क्या मेरे पास समेशन v है, हाँ कितना दिया है समेशन v बताओ, -7। बोलो हाँ, समेशन v कितना दिया है, -7। बोलो ना हाँ। हाँ अच्छा, कैसे आया होगा समेशन v, सर ये देखो y लिखा होगा, फिर हर y में से हमने 60 माइनस करके v निकाला होगा, और उन सब का टोटल लिया होगा, वो आया होगा -7। तो क्या मैंने इसमें से भी 60 माइनस किया, क्या मैंने इसमें से भी 60 माइनस किया, क्या मैंने इसमें से भी 60 माइनस किया, क्या इसमें से भी 60 माइनस किया, इसमें से भी 60 माइनस किया, इसमें से भी 60 माइनस किया, और एक में से 60 माइनस किया, बराबर है। इसी तरह के जल्दी उठ, ऐसे गरीब चेहरे मत बनाया कर, तो एकदम बेकार लगता है उसमें। एकदम बेकार लगता है तेरा वो एक्सप्रेशन, मैं बता नहीं सकता क्या लग रहा था, पर वैसा लगता है। तो 1 2 3 4 5, चलो तो ये बताओ कि हर एक में से 60 60 60 60 60 माइनस करके -7 टोटल आई होगी, हाँ। तो बच्चों इसका मतलब क्या, हमने 7 बार 60 60 माइनस किया होगा, तब जाके समेशन y -7 टाइम्स 60 -7 समेशन v आया होगा। ये समझ में आ रहा है क्या, पक्का, श्योर? बस फिर तो क्या काम हो गया ना। तो मेरे को बताओ अब मेरे को क्या करना है, सर समेशन v कैसे आता है, समेशन v आया था समेशन y -60 × 7, क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन थे और हर एक में से 60 60 60 60 60 माइनस करके फिर टोटल ली गई थी। बोलो यस, यस। तो मुझे चाहिए समेशन y, तो वो कैसे आएगा, तो समेशन v प्लस 60 × 7 दैट इज 420, ये माइनस का उधर जाके प्लस, और ये दिया है -7, तो दिस इज 420 - 7 दैट इज 413, समेशन y आ गया। तो मुझे क्या मिलेगा, y बार 413 डिवाइड बाय 7, 7 5 एंड 7 9, तो y बार आ गया 59। अब ऐसे ही x बार निकालना है, तो बोलो x बार कैसे आएगा, समेशन u इज इक्वल टू समेशन x माइनस 70 × 7, क्योंकि हर x में से हमने 70 70 70 70 70 70 माइनस किया है। तो जो टोटल समेशन x है उसमें से 70 7 बार माइनस हो गया है, यानी 490 माइनस हो गया है, तब समेशन u आया है। अरे समझे, यस। तो समेशन x में से 490 माइनस करके समेशन u आया है, जो दिया है 35 ना, -35, जो दिया है -35, तो ऑब्वियसली ये 490 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 490 - 35 इज इक्वल टू समेशन x। तो बोलो समेशन x कितना आ रहा है, 455, बराबर है। सर इसको डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो कौन आ जाएगा, x बार, 7 6 42, 7 5 35, x बार y बार मिल गया। अब a ढूंढना बड़ा आसान है, क्योंकि आपको बी वाई एक्स ऑलरेडी पता है, और सेम यही काम आपको बी एक्स वाई के लिए करना। सीरियसली बताओ, कुछ डिफिकल्ट है क्या एग्जाम्पल, सिर्फ एक बात आपको याद आनी चाहिए थी, क्या, कि सर ये x बार y बार नहीं है, इसलिए फोर्थ फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। और x बार y बार क्यों नहीं है, लिख के रखो, हाथ पे लिखो, सर पे लिखो, कहीं तो लिख के रखो। अब ये इस क्वेश्चन के लिए वो x बार y बार नहीं है, इसलिए फोर्थ फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। x बार y बार क्यों नहीं है, समेशन x माइनस x बार हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है, कोई भी डेटा हो। खत्म, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। और कोई डाउट है तो पूछो। इसकी सेकेंड एक्सरसाइज ही बहुत अच्छी है, वो पूरी अच्छे से करके जाओ, उधर से एक हाथ क्वेश्चन अब एक्सपेक्ट करके चलो एग्जाम में 4 मार्क्स, ठीक है ना। बाकी थर्ड भी अच्छी ही है, तो सेकेंड और थर्ड आप ज्यादा अच्छे से करके जाओ। फर्स्ट जो है आप देख कर जाओ, बस आ गया तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे आपको वैल्यूज निकाल के
मेहनत करना पड़ेगा, बाकी इधर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, आई होप इट इज डन। फोर्टी 45 पर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। हाँ, तो कंप्यूट रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑन द वेरिएबल वेट x एंड हाइट y ऑफ 8 इंडिविजुअल्स। n दिया है, समेशन x - 45 x - 45 स्क्वायर y - 50 150 y - 150 स्क्वायर एंड दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दैट। तो u हो गया, v आ गया, समेशन u इज इक्वल टू 48 एंड समेशन u स्क्वायर इज इक्वल टू 4400। ये तो सब ऊपर दिया, उसको uv लिखा उन्होंने जैसे मैंने बताया था, और u इंटू वी। तो u बार उन्होंने निकाला है समेशन u अपॉन n दैट इज 6, v बार उन्होंने निकाला है समेशन v अपॉन n दैट इज 35, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन u निकाला है एंड उसका स्क्वायर निकाला है, एक्चुअली वेरिएंस निकाला है, मतलब ठीक है मैं देख लेता हूँ इन्होंने क्या किया एक बार, और कोवेरिएंस निकाला है। तो बी वाई एक्स मतलब भी बी वी यू, उन्होंने कोवेरिएंस का फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, वाई बार और एक्स बार डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर वो कैसे निकाले वो बताया नहीं है, बस मैंने बता दिया ना। अच्छा, इसमें बता दूं वाई बार एक्स बार कैसे निकले, आओ देख लेते हैं। मेरे को ये बताओ, समेशन एक्स माइनस 45 म्हणजे यू, तो समेशन यू आपको दिया है 48, समेशन यू कैसे आया होगा सर, जो भी समेशन एक्स आएगा ना उसमें से ये 45 हमने 8 बार माइनस किया है, तो जो x की टोटल आती थी ना हर एक x में से 45 45 45 45 45 माइनस हो गया, तो 8 बार 45 माइनस हो गई, u की टोटल आ गई जो 48 आ रही। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, तो सर 45 8 जा 320 एंड 40 360, ये माइनस 360 उधर जाके प्लस 360, 360 प्लस 48 दिस इज 408, समेशन x 408 आया, तो x बार कितना आएगा, समेशन x अपॉन n, तो 8 5 जा 8 1 जा, तो आपका x बार 51 है। देखो तो x बार 51 है क्या, 53 दिया है। ओ हो, मतलब इन्होंने कुछ किया ही नहीं इसके आगे सॉल्व ना। इन्होंने इक्वेशंस बनाए ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढने बोला है क्या? हाँ, तो एक्स बार वाई बार की कोई जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो बराबर क्या है ना, क्या गलत है? अरे ध्यान दे, सुनो सुनो ध्यान से, क्या निकालने बोला ये बोलो पहले, हमारे क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था बताओ? पूरे इक्वेशन बनाने थे, तो पूरे इक्वेशन बनाने के लिए दोनों लगेंगे, इसलिए मुझे एक्स बार वाई बार ढूंढना पड़ा। अभी पूरे इक्वेशन बनाने हैं, अभी सिर्फ बी चाहिए। अच्छा, मैंने बी ढूंढते वक्त एक्स बार वाई बार की कोई बात भी की क्या उस क्वेश्चन में भी? वही तो किया इन्होंने भी, कि उसको यू भी मान लिया। अरे तो यू बार उन्होंने इसलिए निकाला है क्योंकि उनको स्टैंडर्ड डिविएशन यू चाहिए, बिकॉज वो बी वी यू के लिए क्या कर रहे हैं, कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन यूज कर रहे हैं, तो वो बराबर है। ये यू बार है, मैंने एक्स बार निकाला है, मिक्स कर रही चीजों को। सुन, तेरे को क्या डाउट है कि यू बार 6 क्यों है, क्या प्रॉब्लम है यू बार के 6 होने में? यू बार 6 क्यों नहीं हो सकता सर? समेशन यू 48 दिया है एंड 8 दिया है, तो 48 डिवाइड बाई 8 6 हो जाएगा। हाँ, तो एक्स बार थोड़ी है ये, यू बार है ना ये, यू बार इज डिफरेंट, एक्स बार इज डिफरेंट। तू क्या बोल रही कि वो 45 इंटू 8 पहले ऐड करो, करना मना है तू, क्या कर रही तू? ये यू बार है वो एक्स बार है, दोनों में फर्क है। अच्छा छोड़, ये मत करना तू, गोली मारी सबको, तेरा ये सब आ गया, तू सीधा बी वी यू निकालना, फॉर्मूला लगा एन समेशन यू वी माइनस समेशन यू इंटू समेशन वी अपॉन एन समेशन यू स्क्वायर
माइनस समेशन यू का स्क्वायर। अच्छा ये सब करके बता चेंज ऑफ ओरिजिन से कुछ फर्क पड़ता है कि हमारे बी वाई एक्स और बी वी यू को? नहीं, तो दोनों सेम रहेंगे, वही आएगा तेरा आंसर। चेक करो, कैलसी पे करता हूँ। एन कितना है 8, समेशन यू वी कितना है 21680, 21680 बराबर है। थोड़ा साफ कर दे इसको। तो एन समेशन यू वी, इसको मैंने कर दिया m प्लस। अब समेशन u कितना है 48, समेशन v कितना है 280, इसको कर दिया m माइनस, तो MRC आ गया 1,60,000, ये न्यूमरेटर बन गया। अब n समेशन u स्क्वायर, तो 8 इंटू 4400, क्या आ रहा है 35200, समेशन u स्क्वायर इंटू n, माइनस समेशन u का स्क्वायर 48 का स्क्वायर 23404, 2304 है, ठीक है। तो 35,200 माइनस 2304, ये आ रहा है 32,896, और अब 1,60,000 डिवाइड बाय 32,896, तो ये आ रहा है 4.8638 कुछ, तो भी कुछ रहा नहीं ना मेरे से लेना। अरे मैंने समेशन v से मल्टीप्लाई नहीं किया ऊपर, करेक्ट है, ये मेरी वैल्यू गलत है फिर से। तो n इंटू 21680 समेशन यू वी, n समेशन यू वी m प्लस, अब समेशन u इंटू समेशन v, तो 48 इंटू 280, 48 इंटू 280, ये m माइनस, हाँ किया था ना मैंने, बराबर किया था। तो ये आ गया कितना 4 पॉइंट कुछ तो था ना, देखो इनका कितना है बी वी यू 4.86, उतना ही, तो डायरेक्ट निकालो ना अपन ने उस क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाला। तो यू बार के ही पीछे पड़ गई, यू बार का कोई लेना देना ही नहीं, आपको एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, इनको वो फॉर्मूला यूज करना है इसलिए यू बार निकाला। इनको कौन सा फॉर्मूला यूज करना, तो इनकी इच्छा थी कोवेरिएंस से करने की, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन यू लगेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यू निकालने के लिए यू बार लगेगा, और कोवेरिएंस के लिए भी यू बार लगेगा, समझा? बोलो और कोई डाउट? बोलो जल्दी, और कोई डाउट? खत्म करूं चैप्टर? इसमें से आपको एमसीक्यूज या ट्रू और फॉल्स भी डेफिनेटली अच्छे आ सकते हैं। कैसे, तो ये आपको कुछ डेटा दे देंगे और फिर रिग्रेशन इक्वेशन पूछ लेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे भी एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया थे एकदम, ये सब देख के जाना, मैंने सब समझाए, सारे करवाए यहाँ पर, और लिख के भी दिया है कि क्या वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब जब सिखाया तब आपने लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अब आप जानो कैसे याद करोगे वो सब वापस से। और फिर काफ़ी मिसलेनियस में एग्जाम्पल दिए हैं और कुछ एक्टिविटीज दी। बताओ चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज, फटाफट बोलना। क्या पढ़ा था इसमें? तो सर टाइम सीरीज के दो मेथड्स है टाइम सीरीज ढूंढने के, और 4 कंपोनेंट्स है। पहले दो मेथड्स कौन सी है, एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। अच्छा इन दोनों का आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बट थ्योरेटिकली याद रखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू वगैरह बन सकता है। तो एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल में क्या करते हो, तो टाइम सीरीज के जो वो 4 कंपोनेंट्स है, चारों को ऐड करते हो और अगला आप एस्टिमेशन करते हो कि आगे क्या होगा। टाइम सीरीज मतलब टाइम में आगे क्या होगा, कोई भी अलग अलग डेटा के लिए किया जा सकता है। सर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता है, तो ये चारों कंपोनेंट्स परसेंटेज में निकाले जाते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करके वही आगे की वैल्यू, अगले साल क्या होगा उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो यहां पर हम इन चारों को निकाल के ऐड कर रहे तो एडिटिव मॉडल, इन चारों को निकाल के परसेंटेज में और फिर मल्टीप्लाई कर रहे तो वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो नॉनसेंस है एकदम ये चीज, ठीक है, तो मेरे काम का इतना है नहीं। अब वो 4 कंपोनेंट्स कौन से है, तो सेक्युलर ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड मतलब क्या, कि क्या ट्रेंड चल रहा है, आप समझ रहे हो। मोबाइल फोन का ट्रेंड बढ़ते ही जा रहा है, मोबाइल फोन का जो मतलब फीचर्स है, जो उसमें अलग अलग फंक्शंस है, जो कैमरा है, जो स्क्रीन साइज है, वो बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, और वो
नए नए फीचर्स उसमें ऐड करते ही जा रहे हैं, बराबर है। हाँ, तो दैट इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या चल रहा है? टाइम सीरीज का पहला कंपोनेंट है सेक्युलर ट्रेंड, कि ट्रेंड के हिसाब से क्या बढ़ रहा है, बराबर है। हाँ, फिर दूसरा है सीजनल वेरिएशंस। तो सीजन जब फेवर का आता है तो वो वेरिएशंस आपके फेवर के होते हैं, सीजन जब आपके प्रोडक्ट के अपोज का आता है तो वो वेरिएशंस आपके अपोज में जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको टाइम सीरीज निकालनी, यानी आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट की अगले साल कितनी डिमांड होगी, तो अगले साल आपके प्रोडक्ट का सीजन है कि नहीं है। देखो, जो भी पीरियड की आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो वो आपके फेवर का है या नहीं। देखो, अगर वो सीजन आपके फेवर का है तो सीजनल वेरिएशन ऐड होगा, और नहीं है तो लेस होगा। फिर है साइक्लिकल वेरिएशंस, बिजनेस साइकिल्स। आपने बिजनेस साइकिल्स पढ़ा है, अगर आप फाउंडेशन स्टूडेंट हो इकोनॉमिक्स में तो आपको पता चला होगा कि सर बिजनेस साइकिल होती है, मतलब कभी हमारा पूरा इकोनॉमी बढ़ता है, फिर पीक पे पहुंचता है, फिर वापस गिरता है, फिर एकदम ज़मीन पे आता है, फिर वापस बढ़ता है, ये चलते रहता है। अरे साइक्लिकल वेरिएशंस। तो वैसे ही अभी मेरे बिजनेस की कौन सी साइकिल चल रही है, या मेरा बिजनेस जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री की क्या साइकिल चल रही है, या पूरी इकोनॉमी की क्या साइकिल चल रही है, सबका इफेक्ट आएगा मेरे ट्रेंड पर, मेरे टाइम सीरीज पर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इररेगुलर वेरिएशंस। इररेगुलर मतलब कोविड, क्या ना, अर्थक्वेक, ये ऐसे वेरिएशंस। इस वजह से कभी हो सकता है कि आपको आपका टाइम सीरीज बढ़ता दिखे या कम होता दिखे, करेक्ट है। अब सवाल ये है कि आपको इन चारों का करना क्या। तो इन तीनों के बारे में तो कुछ नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकली याद रखना है। आपको हमने जो सिखाया है वो सिखाया है क्या, सेक्युलर ट्रेंड कैसे निकाला जाता है, यानी ट्रेंड क्या चल रहा है वो कैसे निकाला जाता है। तो आपको दिया होता है डेटा पिछले 10 साल का, 5 साल का, तो वो आगे कैसा चलेगा, और वो ट्रेंड निकालने के अलग अलग मेथड्स है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो जो आपको उन्होंने ईयर्स और वैल्यूज दी है किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की, जो भी डेटा आप यूज कर रहे हो, जो भी आपका कंसिडर करने का, आपको जिसका भी डेटा आपने कंसिडर किया है उसका ईयर वाइज आपको कैसे वो वैल्यू बढ़ते जा रही दिया होता है। जैसे प्रोडक्शन, जैसे क्राइम रेट, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो सर उसको ग्राफ पे पहले वो सारे पॉइंट्स को प्लॉट करो, और फिर उन सारे पॉइंट्स में से गुजरने वाली एक डॉटेड लाइन निकालो, वो बन गई आपकी ट्रेंड लाइन, और देखो वो कैसी जा रही है। अगर वो बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आपका ट्रेंड बढ़ने की तरफ है, वो कम हो रही है तो आपका ट्रेंड कम होने की तरफ है। ग्राफिकल मेथड, वेरी बैड मेथड। क्वेश्चन आया तो आया, मुश्किल है आना, बट फालतू मेथड, इससे कोई मज़ा नहीं आता इतना। दूसरी मेथड, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस में आप 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, 3 प्रकार के एवरेजेस निकाल सकते हो। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालते, तो सर पहले 3 साल, फिर पहला छोड़ देना है, अगला साल ले लेना है, ये 3 साल, इनकी पहले टोटल निकालकर बीच वाले साल के सामने लिखते जाना है, और फिर उन सारी टोटल्स को, 3 ईयर मूविंग टोटल्स को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 ईयर मूविंग एवरेजेस आ जाते हैं। सर 5 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकलेगा, तो 5 ईयर मूविंग एवरेज में पहले 5 साल की टोटल लेना है, बीच वाले ईयर के सामने लिख देना है, फिर 1 साल कम करना है, अगला 1 साल बढ़ाना है, फिर इन 5 साल की टोटल लेना है, बीच वाले साल के सामने लिखना है, फिर 1 साल कम करना है और 1 साल बढ़ाना है, फिर वापस टोटल लेना है, बीच वाले साल के सामने लिख देना है। ये 5 ईयर मूविंग टोटल आई। 5 साल मूव करते करते आप टोटल ले रहे हो, और बीच वाले ईयर के सामने वो टोटल लिख रहे हो, और फिर उसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको 5 ईयर मूविंग एवरेजेस मिल जाएंगे। इसमें पहले दो और आखिरी दो में कोई वैल्यू नहीं आएगा ज्यादातर, और आप 3 ईयर मूविंग एवरेज में पहले और आखिरी में कोई वैल्यू नहीं आएगा। और फिर आता है 4 ईयर मूविंग एवरेज, ये स्पेशल है। 4 ईयर मूविंग एवरेज में आप क्या करते हो, तो सर हम 4 साल की टोटल लेंगे और यहाँ पे बीच में उसको लटकता छोड़ देंगे टोटल को, फिर वापस से क्या करेंगे, तो यहाँ एक टोटल आएगा, फिर यहाँ एक टोटल आएगा, फिर यहाँ एक टोटल आएगा, फिर इन 2-2 साल की टोटल लेंगे और वो यहाँ पे हम बीच में लिखेंगे। आप ऐसे करना, फिर वो 2-2 साल की टोटल लेंगे और उसको यहाँ पे बीच में लिखते जाएंगे, फिर 2 साल की टोटल लेंगे बीच में, तो वो किसी एक ईयर के सामने आ जाएगा बराबर, और फिर उसको डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 करना है, क्योंकि आपने पहले 4-4 टोटल लिए और फिर वापस 2 बार टोटल लिए, तो डिवाइड बाय 8 करना है, डिवाइड बाय 4 नहीं। और अगर आपको डिवाइड बाय 4 से जाना है, क्योंकि अभी आपकी एग्जाम हुई थी प्रीलिम्स, उसमें कुछ चेक करने वालों ने कुछ गलत वलत कर दिया था, ऐसा मेरे को बच्चे आके बोले थे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उनको पता नहीं, ठीक है, ऐसे ही समझो आप। तो आप क्या करो, फिर आपको मैं बताता हूँ और क्या कर सकते हो। तो पहले 4 ईयर मूविंग टोटल निकालो, फिर 4 ईयर मूविंग एवरेजेस निकाल लो, तो इसके सामने एवरेजेस आ जाएंगी,
जो कि ऑब्वियसली बीच में रहेंगे, ऐसे कोई ईयर के सामने नहीं है वो। तो 4 ईयर मूविंग एवरेजेस निकाल लो। 4 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकलेंगे, तो ये 4 ईयर मूविंग टोटल को डिवाइड बाय 4 करके, और फिर आप ये दो दो की टोटल लो, बीच में लिखते जाओ, दो दो की टोटल लो, बीच में लिखते जाओ, तो ये बराबर ईयर्स के सामने आएगा, और फिर इनको वापस डिवाइड बाय 2 करके फाइनल आपका 4 ईयर मूविंग एवरेज आएगा। फाइनल 4 ईयर मूविंग एवरेज वो रहेगा। समझा? पक्का? मेरे हिसाब से जो मैंने पहले बोला वो ज़्यादा सही। पहले 4 ईयर मूविंग टोटल निकालना, फिर फर्दर 2 ईयर मूविंग टोटल निकालना, और फिर उसको डिवाइड बाय 8 करके, आप डिवाइड बाय 8 भी कैसे करो, आखिरी वाला जो कॉलम बनाओगे ना उसमें ऐसा लिखो कि कॉलम के नंबर दे दो, जैसे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो ई वाला कॉलम जो रहेगा ना, ये आपका 4 ईयर मूविंग टोटल हुआ, फिर ये 2 ईयर मूविंग टोटल हुआ, तो 2 ईयर मूविंग टोटल को डिवाइड बाय 4 इंटू 2 ऐसा लिख दो, डी डिवाइड बाय 4 इंटू 2, मतलब ये वाले कॉलम को 4 इंटू 2 यानी 8 से डिवाइड किया है, और फिर हमने ये ट्रेंड वैल्यूज निकाली है, यानी 4 ईयर मूविंग एवरेजेस निकाले। ऐसे आपने प्रॉपरली प्रेजेंटेशन कर देना चाहिए, दिखाना चाहिए यानी आपने क्या किया है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो इसमें सर हम ऑब्वियसली नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस कैसे है, तो सर y ऑन x का इक्वेशन जनरली यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर है ना x हमेशा ईयर्स रहेंगे और y हमेशा आपका जो डेटा है वो रहेगा। तो ईयर्स को आप x को हमेशा क्या करोगे, सर x को हम हमेशा u कर देंगे, x माइनस 1968, 1986, जो भी बीच का ईयर रहेगा वो माइनस करोगे, बीच का ही ईयर माइनस करना। उससे फायदा ये होगा कि आपका समेशन u बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो समेशन u 0 हो जाने से आपको सारा काम बहुत जल्दी और फास्ट करके आएगा। तो आप इसका चेंज ऑफ ओरिजिन करोगे बेसिकली ईयर्स का, तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा। तो इससे नॉर्मल इक्वेशन क्या बनता है, तो समेशन y इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस बी समेशन x, ये पहला नॉर्मल इक्वेशन। और इसमें फिर आप थ्रू आउट पहले x से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर, और फिर क्या करोगे, तो इनको समेशन समेशन समेशन, तो ये बन गया आपका क्या, y ऑन x का दूसरा नॉर्मल इक्वेशन। मैंने आपको बहुत ईमानदारी से पूरा बताया था कि ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन से ही आपके रिग्रेशन इक्वेशन के बी वाई एक्स के फॉर्मूला बना है। ये जो b है, इसके लिए जब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो वो बी वाई एक्स का फॉर्मूला बनता है, लिखा के भी दिया था आपको मैंने, बनाया था हमने। तो ये दो नॉर्मल इक्वेशंस बने। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये x की जगह पे u, क्योंकि आप उसका ओरिजिन चेंज कर दोगे, क्योंकि वो ईयर्स रहेंगे बड़े बड़े, उनको छोटा कर दोगे आप। 1986, 1991 ऐसे माइनस करते थे, आपको याद होगा, बीच वाला ईयर माइनस करना है। अब ये सारा डेटा आपको ढूंढना है, ये और ये सब ढूंढना है पहले, और फिर ये ढूंढ लेने के बाद में आपको उन वैल्यूज को यहाँ पे डालना है। तो ऑब्वियसली ये 0 आएगा आपका, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इससे आपको a मिल जाएगा, n मालूम है, समेशन y मालूम है, तो a मिल जाएगा। और फिर a की वैल्यू यहाँ डालोगे, ये ऑलरेडी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, पर ये 0 नहीं है, तो यहाँ से आपको दिस इंटू दिस, और ये मालूम है, तो ये b उधर जा, सॉरी b उधर नहीं, ये समेशन u स्क्वायर उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपको b मिल जाएगा। और एक बार आपको a और b मिला तो आप वो ट्रेंड इक्वेशन लिख सकते हो, a और b मिला तो आप y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में वो इक्वेशन लिख सकते हो। ऑब्वियसली x की जगह u रहेगा, वेर u इज x माइनस 1986 या 19 जो भी ईयर है, जो भी माइनस किया था बीच वाला ईयर। अब वो क्वेश्चन में आपको अगर ऑड वैल्यूज देंगे ईयर्स की तो बीच वाला ईयर मिल जाएगा, बट इवन अगर ईयर्स दे दिए उन्होंने तो बीच में 2 ईयर आएंगे, सर उसमें से कोई एक हम अगर माइनस करेंगे, उसमें से एक कोई अगर हम माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको अब समेशन u 0 नहीं आएगा। तो अब आपके दो इक्वेशन बनेंगे a और b के, अब वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको a और b निकालना पड़ेगा। और नहीं तो बीच में जो 2 ईयर आ रहे हैं उनका एवरेज ले लो, वो पॉइंट में आएगा, 0.5 आएगा, 0.5 माइनस करो चलेगा। सिर्फ आपका u इंटू वी का और u स्क्वायर का कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर आपका समेशन u 0 आ जाएगा। तब आपको देखना है आपको क्या अच्छा लगता है। जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है क्या, कि मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ चुके हैं ये, तो आपने एटलीस्ट 1-2 बार तो भी इसके बाद पढ़ लिया होगा, काफ़ी टाइम आपको मिला है। कुछ बच्चों का तो अभी तक भी सिलेबस चल रहा है मैथमेटिक्स का, सुनने में आया है, ठीक है ना। आपको तो मैंने 2-2.5 महीने पहले ही फ्री कर दिया था, नवंबर
या दिसंबर फर्स्ट वीक में ही हम फ्री हो गए थे, तो काफ़ी टाइम था आपके पास पढ़ने के लिए, आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। ग्रेट, ये याद आया थोड़ा सा? पक्का? श्योर? इजी है? हाँ, ये हो गया आपका टाइम सीरीज खत्म। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में बस आपको ये दोनों याद रखने हैं और इस हिसाब से आपको ये अप्लाई करने हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया। अच्छा, ये इक्वेशंस कैसे याद रखोगे वो भी बता दिया, तो y ऑन x का इक्वेशन लिखो और हो जाएगा। फिर बताओ आपका चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर, बताओ इंडेक्स नंबर में क्या पढ़ा था? सर वो हमने कल पढ़ा था। तो कल हम जब मिलेंगे तो इंडेक्स नंबर, एलपीपी, असाइनमेंट प्रॉब्लम, सीक्वेंसिंग तीनों खत्म कर देंगे और फिर बचेगा प्रोबेबिलिटी से खत्म कर हमारा मैथ्स का पूरा रिवीजन खत्म। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं लेके आते रहा करो, मैथ्स 1 का हो मैथ्स 2 का हो, पूछ लिया करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।